अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं जुगनू मेरे ताक़ुब में नेक्स्ट एपिसोड। मुझे चित्राल जाना है। रात खाने की मेज़ पे उसने धीरे से कहा। अब्बा खाने में मसरूफ़ थे। अम्मा अलबत्ता नादिया को कोई बर्तन ना लाने पर डाँट रही थीं, जबकि अहमद फ़ोन पे कोई मैसेज पढ़ रहा था। जब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी या सुन के अनसुनी कर दी, वो समझ नहीं सकी। उसने चम्मच रखा और गला खंखारा। मैं चित्राल जा रही हूँ, मिशन पे, कुछ दिनों के लिए। अब की बार उसने ठहर-ठहर के बताया। मेज़ पर होती चमचों और प्लेटों की ठक-ठुक एक लम्हे के लिए थम गई। कौन कौन जा रहा है? अब्बा ने सरसरी सा पूछा। सिर्फ़ मुझे भेज रहे हैं। उसने इंकशाफ़ किया। अब्बा के नवाला बनाते हाथ थम गए। अम्मा की आँखों में वाज़िह नागवारी आई और अहमद के नथने फूलते दिखाई दिए। बाकी डॉक्टर्स मसरूफ़ हैं, सब अपने-अपने मिशन पर हैं, इसलिए इस बार मैं अकेली जाऊँगी। हरगिज़ नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी और चित्राल तो हरगिज़ भी नहीं। अहमद कतियत से बोला। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो घोड़े मर जाएँगे। देखो इबादा, यहाँ तक ठीक था। तुमने वेटरनरी बनना था, हमने तुम्हें साइकोलॉजी छुड़ाकर वेटरनरी पढ़ाई। तुमने जॉब करनी चाहिए, हमने उसकी भी इजाज़त दे दी। तुमने घर में कुत्ते-बिल्लियों का दफ़्तर खोल दिया, वो भी सह लिया, मगर अब तुम्हें चित्राल जैसे पुरख़तर इलाके में भेजेंगे, ऐसा सोचना भी मत। अहमद ने इंतबाही अंदाज़ में कहा। और मेरा पैशन, क्या इसलिए ये जॉब कर रही हूँ मैं? बस कर दो, बहुत हो गई जॉब, तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है। इस वक़्त तुम्हें अपना घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वो अब्बा को ऐसे देखने लगी जैसे खुदा ना ख़ास्ता अहमद ने उसे डोली में बिठा दिया हो। बाबा, उसने छूटती साँस के साथ सलीम साहब को आवाज़ दी। वो चुपचाप खाना खा रहे थे और ऐसे अनजान बने थे जैसे उन्हें इस गुफ्तगू से कोई लेना-देना ना हो। बाबा, आप सुन रहे हैं, भाई क्या कह रहे हैं? वो रो देने को थी। ठीक ही तो कह रहा है, 27 की हो तुम, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? जब मेरी उम्र तक पहुंच जाओगी। अम्मा ने ट्रे से अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए उस पे चोट की। अम्मा, आप जानती हैं, शादी करना मेरा मकसद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या करोगी? सारी जिंदगी इसी तरह गुजारोगी, बिन ब्याही? मैंने कब कहा कि मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगी? कम से कम मुझे मेरा लाइफ गोल तो पूरा करने दें। मैं अपना पर्सनल वेट क्लिनिक खोलना चाहती हूँ इस शहर में, वो तो कर लूँ। कहाँ बनवाना है अस्पताल? अहमद साहब ने ऐसे पूछा जैसे अभी उठ के अस्पताल वहाँ खड़ा कर देगा। मैं अपनी मेहनत अपने पैसों से बनाऊंगी। उसने अहमद का इरादा भांप के सख्ती से कहा। और अगर मैं बना के दे दूं तो इसमें क्या हर्ज है? वो गुस्से से बोला। हर्ज है, वो मेरी मेहनत से नहीं होगा। ख्वाब अपनी मेहनत से पूरे किए जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई जा रहा है, जब तुम जाओगी, वरना नहीं। मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, फिर तुम भी नहीं जाओगी। अहमद ने कतियत से हाथ उठा के उसे खामोश कर दिया। नीम रोशन डाइनिंग टेबल पर वो सहज़दा नजर आने लगी। मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं। अनवाओ इकसाम के खाने पड़े थे। ग्लास ग्रेप जूस से भरे हुए थे। उसकी सी आंखों में शिकवा था, बात ना माने जाने का शिकवा। बाबा, मैं चित्राल जाऊंगी और इन बीमार घोड़ों का इलाज करूंगी। उसने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। क्यों, तुम्हारे क्लिनिक में कोई और नहीं है? सिर्फ तुम जॉब करती हो वहां? अहमद की आवाज ऊंची होगी। अहमद, अब्बा ने तंबीही अंदाज में टोका। नहीं बाबा, मुझे बात करने दें। अहमद ने प्लेट पीछे खिसकाई और कुर्सी करीब खींच के उसके करीब हुआ। बताओ, कोई और है या सारा क्लिनिक तुम चलाती हो? तुम्हारे ये नाजुक कंधों ने बोझ उठा रखा है। उसकी आंखें भर आ गईं। जब देखो ये ऑपरेशन करना है, ये बिल्ली को टांकना है, उस कुत्ते को सीना है, उस गधे की मरहम पट्टी करनी है, उस बकरी का पैर जोड़ना है, तुम्हें सब करना होता है। बाकियों को पे मिलती है या नहीं? वो रोने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ। अहमद ने मेज पे हाथ मारा। वो झुरझुरी लेके उछली। वो बुरी तरह हरासा हो गई। उसने डरते हुए अम्मा को देखा, फिर अब्बा को, और फिर वो उठ गई। कुर्सी तेजी से पीछे धकेली और मुंह पे हाथ रखते हुए सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अहमद ने आंखें जब्त से बंद कर ली। उससे पहले इस तरह उसे कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज आज जरूरी था। वो बिगड़ रही थी। जिद एक हद तक अच्छी लगती है। अहमद ने नखुवत से सर झटका और अपनी प्लेट वापस करीब की। वो जहर मार चमचे मुंह में डालने लगा। सलीम साहब ने खाने की कोशिश की, लेकिन उनको सालन बबूल की तरह लगने लगा। उन्होंने प्लेट पीछे की और खड़े हो गए। बाबा, आप उसके पास नहीं जाएंगे। अहमद ने सर उठाए बगैर कहा। सलीम साहब पलट के उसे देखा। अहमद, तुम उस पे हुक्म चलाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। सलीम साहब ने बड़ी नरमी से उसे चुप करवा दिया।
अहमद ने तेवरा की माँ को देखा। कभी तो इन्हें समझा लिया करें। अम्मा ने बेबसी से नजरें गिरा दी। सलीम साहब उसके कमरे में आए। वो सर तपा कंबल में छुपी सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की हल्की हल्की आवाज सुन के सलीम साहब के पैर दरवाजे में ही जंजीर हो गए। वो सब बर्दाश्त कर सकते थे, अपनी लाडली की सिसकियां नहीं। शिकस्त खुर्दा अंदाज में कदम उठाते वो उसके बेड के करीब आए। इबादा, उन्होंने नरमी से उसका नाम लिया। चले जाएं यहाँ से बाबा, मुझे कोई बात नहीं करनी। उसकी जुकाम ज़दा आवाज़ ने उन्हें मज़ीद परेशान कर दिया। भाई है वो तुम्हारा, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा है। वो नातवां अंदाज में उसकी पाइंती के पास बैठ के, हाँ हाँ, सब मेरी भलाई के बारे में सोचें। खुद तो अल्लाह ने मुझे दिमाग के साथ भेजा जो नहीं है। वो मुंह बसूर के बोली, ऐसी बात नहीं है बेटे, उसे तुम्हारी फिक्र है। कोई फिक्र नहीं है उसे कोई फिक्र नहीं है उसे। उसने झट से मुंह से कंबल हटाया। वो चाहते हैं मैं आम लड़कियों की तरह घर में रहूं, चादर और चार दीवारी में। रहते तो वो 21वीं सदी में हैं, लेकिन उनकी सोच 1970 में फंसी हुई है। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं उसकी नाक की तरह। वो जब जब रोती आंखें गुलाबी हो जाती और आंखों का स्याह बटन निखर आता। चित्राल बहुत दूर है, शुमाल मगरिब में है। यहाँ से कितना फासला है जानती हो? मैं घूमने नहीं जा रही, ज़रूरत से जा रही हूँ, इलाज के लिए जा रही हूँ वहाँ। वहाँ के जानवरों को मेरी ज़रूरत है। जब इलाज खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगी। तुम अकेली कैसे जाओगी इबादा? चित्राल पहाड़ी इलाका है, हम तुम्हें कैसे भेजें? अब्बा ने इंतहाई लाचारी से कहा, बाबा मुझे वहाँ रिहाइश मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? तुम बहुत नाजुक हो मेरी जान, तुम्हारी तबीयत में इस तरह की पुख्तगी नहीं है जो हमें इस तरह का फैसला लेने में आसानी दे सके। अब्बा ने उसके नाजुक अंदामी पर टोंट किया। उसका दिल दुखा। शादी के लिए आपको मेरी नफसियाती पुख्तगी नजर आती है, लेकिन चित्राल जाने के लिए नहीं। कमाल का तजाद है बाबा। वो मुंह फेर के गिला करते लहजे में बोली। उसकी आंखें और आंसुओं से भर गईं। शादी की एक उम्र होती है, वो गुजर जाए तो कोई भी लड़का शादी नहीं करता। अब्बा ने उसके गाल को छू के उसे कायल करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, फातिमा आंटी, याद है तुम्हें? जो 15 साल पहले हमारे पड़ोस में रहती थी, फिर इंग्लैंड चली गई थी। वो वापस आ गई हैं। उन्होंने अपने इकलौते बेटे साइम के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हारे भाई को बहुत मुनासिब लगा है ये रिश्ता। उसने हमसे बात की। तुम्हारी माँ तो राजी है, लेकिन मैंने कहा मैं पहले तुमसे पूछूंगा। तो वो उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। उसे मजीद सदमा हुआ। तुम एक दफ़ा साइम से मिल लो, उसे देख लो, पसंद आए तो बता देना, वरना ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं चित्राल जाना चाहती हूँ बाबा। उसे अपनी आवाज़ मुश्किल से होंठों से निकलती सुनाई दी। उसके हलक में कांटे उग आए थे। चित्राल वालों को कोई और मिल जाएगा। तुम अपना घर बसाने के बारे में सोचो। आप चाहते हैं ना कि मैं ना जाऊं? उसने आंसू पोंछे और सीधी हो गई। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। आप साइम के घर वालों को बुला लें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसा करें, इस वीकेंड को मेरी शादी फिक्स कर दें, मैं रुखसत हो जाऊं, फिर मेरी कदर होगी आपको। इबादा, मत नाम ले मेरा। चंद 100 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकते मुझे, लेकिन शादी के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर कनाडा भेज रहे हैं। अच्छा है मैं चली जाऊँ। रहें आप अपने बेटे के साथ। वो खड़ी हो गई और करोफर से कहती वॉशरूम में घुस गई, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब्बा बेकरारी से दरवाजे के पास आए। इबादा, दरवाज़ा खोलो बेटा, बात सुन लो। उन्होंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन उसने नहीं खोला। सलीम साहब जानते थे कि वो अंदर रो रही होगी। उनके दिल को कुछ हुआ। इबादा, वो दरवाज़ा पीटने लगे। 1 घंटे तक पीटते रहे, लेकिन वो हनूज़ अंदर बंद ही रही। वो थक गए तो अहमद और अम्मा को बुला लिया। उन्होंने भी कई बार दरवाज़ा बजाया, लेकिन इबादा ने कोई रिस्पॉन्स दिया ना दरवाज़ा खोला। अंदर खामोशी ही रही। अहमद, दरवाज़ा खोलो उसका, उसे कुछ हो ना गया हो। अब्बा ने तड़प के दिल पे हाथ रख लिया। कुछ नहीं हुआ बाबा, आप उसकी ज़िद से वाकिफ़ हैं ना, ये उसका अपनी बात मनवाने का तरीका है। इसलिए आप परेशान ना हो, मेरे साथ आएँ। अहमद सलीम साहब को कंधे से ताम के बाहर ले आया। अम्मा भी साथ-साथ थीं। उन्हें कमरे में लाने के बाद उसने उन्हें बेड पे बिठाया। यहाँ बैठें, आराम करें। वो कुछ देर अंदर रहेगी, फिर खुद ही बाहर आ जाएगी। लेकिन वो, आप बिलावजह परेशान क्यों हो रहे हैं? आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, कितनी ज़िद्दी है। इकलौतेपन का फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं। देख लीजिएगा, सुबह बिल्कुल फ्रेश होके निकलेगी। वो रिसानियत से बोला, लेकिन ये सुबह कल नहीं आई। उसके रूम का दरवाज़ा लॉक मिला। रात गई, सुबह हुई, फिर शाम। 24 घंटे को होने को थे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब्बा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अहमद ने उन्हें बेहोशी की दवा दे के सुला दिया था। अम्मा अलग वावेला कर रही थीं। इबादा बात तो करती थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती थी। एक दिन से उससे कुछ नहीं खाया था। अब्बा दोहरी चाबी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोल लेते, लेकिन उसने चुटकनी चढ़ाई थी और दरवाज़ा तोड़ने की ताकत अब्बा में नहीं थी।
انہوں نے کئی بار احمد کو فون کیا لیکن وہ نکل آئے گی کہہ کر ٹالتا رہا۔ عبادہ کو کمرے میں بھوکا پیاسا بند ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس سے کہو جہاں جانا چاہتی ہے جائے، ہم نہیں روکیں گے، لیکن دروازہ کھول دے، باہر آ جائے۔ اماں نے سر پہ دوپٹہ باندھ رکھا تھا، وہ ہاتھ جھلا جھلا کے کہہ رہی تھی۔ نادیہ ان کے سر پر کھڑی تھی اور وہ ان کا سر دبا رہی تھی۔ اللہ، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ احمد مٹھیاں بھینج بھینج کے آنکھیں بند کر رہا تھا، وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ احمد، میری بات سن رہے ہو؟ اماں اس پہ بھڑکی۔ سن رہا ہوں امی، جا رہا ہوں اس کے پاس۔ احمد چاروں ناچار اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس رک کے اس نے چند لمحے گہرے سانس لیے۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، سرمئی پینٹ پہ سفید شرٹ کی آستین کونیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، ٹائی گردن سے لٹک رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ ہم نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تم نے جانا ہے جاؤ، اب پلیز دروازہ کھول دو، اس نے بے انتہا ضبط سے کہا تھا۔ قسم کھائیں، اندر سے فریش فریش آواز آئی، اتنی تمکنت! ایک دن نہ کھانے کے بعد بھی؟ قسم کھاتا ہوں، اس نے دانت کچکچا کے کہا۔ یہ قسم بھی کھائیں کہ جب میں باہر آؤں گی آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ ٹھہر گیا، وہ تو اس کا کچومر نکالنا چاہتا تھا، لیکن خیر، ہاں کچھ نہیں کہوں گا، فار گاڈ سیک اب باہر آ جاؤ، امی ابو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ امی ابو کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت پہ تو جھوٹ بھی نہیں رینگی ہوگی، ہے نا؟ دروازہ کھول کے وہ شیرنی کی طرح حشاش بشاش باہر نکلی، پینٹ پہ لانگ سیاہ شرٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کتنی ڈھٹائی سے کھڑی تھی۔ احمد کو لگا وہ بھوک سے نڈھال ہو چکی ہوگی۔ تو تم یہ سب کرو؟ احمد اس پہ جھپٹا۔ وہ جان بچا کے اس کی باہوں کے درمیان سے نکل کے پیچھے بھاگی۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ پلٹ کے خبکی سے بولی، میں نے تو نہیں کھائی تھی نا؟ اماں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وہ اپنی جگہ جم گئی، اس نے دھیرے سے منڈی گھما کے پیچھے دیکھا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اماں نے چپل سے وہ چھتر پریڈ کی کہ سوسائٹی کے معزز گھرانوں نے اس کی آواز سنی۔ اماں باٹا کا جوتا پہنتی تھیں۔ لاؤنج میں، راہداریوں میں، ڈائننگ میں، کمروں میں، لان میں اس کی چیخیں گونجتی رہیں، لیکن بچانے والا یعنی ابا جی سو رہے تھے۔ جب تک کہ وہ اٹھتے اماں نے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی اپنے بازو دبا رہی تھی۔ اس کے جسم میں جہاں جہاں چپل لگی تھی وہاں وہاں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اماں سامنے ہی بیٹھی تھیں، اس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ان کا سانس پھول گیا تھا۔ نادیہ نے پانی کا گلاس لا کے دیا تو وہ پانی پینے لگی۔ اللہ پوچھے آپ کو اماں، وہ روتے ہوئے بولی، یہ لاڈ اپنے باپ کے سامنے دکھانا، میرے سامنے آواز بھی نکالی تو ہڈیوں کا چورا بنا دوں گی۔ اماں سیخ پا ہو چکی تھی۔ احمد ایک طرف بیٹھا خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی کھی سن کے عبادہ نے کشن اٹھا کے اسے دے مارا۔ آپ کا الگ سے حساب ہوگا، سمجھے آپ؟ فی الحال مس ویٹ آپ اپنی مرہم پٹی کریں کیونکہ ہم آرام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ وہ شرارت سے لب کاٹتا کھڑا ہوا، صوفے کی پشت پر پڑا، اپنا کوٹ اٹھایا، چلتے ہوئے وہ یکدم رک گیا، پھر شرارت سے لب کاٹتے ہوئے اس پہ جھکا۔ درد زیادہ ہو تو اپنے ڈنگروں والے ہسپتال چلی جانا۔ عبادہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پرے دھکیل دیا، دفع ہو جائے۔ احمد ہنستا سر جھٹکتا ہوا باہر نکل گیا، اس نے آنکھیں میچ لی، جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ رات موسم خوشگوار ہو گیا تھا، یک سیاہ گھٹائیں اٹھیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پری مونسون کی بارش تھی، اس لیے وقت تھا نہ گھڑی، من مرضی ہوئی اور بادلوں نے خوب جم کے پانی برسایا۔ اس وقت بارش تھمی ہوئی تھی لیکن ہلکی ہلکی پھوار کے ساتھ تنومند ہوا چل رہی تھی۔ وہ سلیم صاحب کے کمرے میں تھی۔ سلیم صاحب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگوں پر کمفرٹر ڈالے، چپ چپ تھے۔ عبادہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بچکانہ حرکت پر ناراض ہو چکے ہیں۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردے ہٹے ہوئے تھے، آسمان پہ بادل برقرار تھے، دور کہیں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ بابا ادھر دیکھیں۔ اس نے سلیم صاحب کے گال ہاتھوں میں بھرے اور ان کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ کب تک بات نہیں کریں گے مجھ سے؟ کل مجھے چترال جانا ہے، آپ اسی طرح ناراض رہے تو میں نہیں جاؤں گی۔ سلیم صاحب نے دھیرے سے اس کے ہاتھ نیچے کیے۔ کچھ کھایا تم نے؟ اس حال میں بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ کھا لیا۔ کل رات سے بھوکی ہو، ڈاکٹر ہو کے اتنی لاپرواہی؟ یہ بھوکی رہ سکتی ہے، میں نے کہا تھا آپ سے، یہ اس کی ضد پوری کرنے کے طریقے ہیں، اس کے جال میں نہ آئیں۔ احمد جتانے والے انداز میں کہتا کمرے میں داخل ہوا۔ لیکن آپ سنتے کہاں ہیں؟ پیزا، زنگر اور پرانس کے ڈھیروں ڈھیر ریپرز کو نادیہ نے اس کے کمرے میں موجود کوڑے دان سے نکالا ہے بابا۔ گرل سینڈوچ، کوک، ویلویٹ کپ کیکس اور کوکومو، یہ سب میں نے ادھ کھایا ہوا برآمد کیا ہے اس کے کمرے سے۔ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا، اماں کی شوگر لو ہوئی، آپ کے لیے ڈاکٹر آیا، اماں کی جان ہلکان ہوئی اور مجھے 10 بار آفس فون کیا گیا۔ اس کی ٹھوڑی مارے شرمندگی کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی بات مان لی گئی، اس کے بیگ پیک ہو گئے، یہ کل چلی جائے گی، لیکن احمد رکا۔
इबादा के कान खड़े हो गए। जाने से पहले ये हमारी एक बात मानेगी। क कौन सी बात? साइम से मिलने वाली। अहमद सोफे पे बैठा, मेज पे टांगे फैला के कैंची बनाई और उसे मुस्कुरा के देखने लगा। इबादा ने उलझन से पहले अब्बा को देखा, फिर अहमद को। यकदम उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ऊद आई। सिर्फ मिलना है? उसने ऐसा पूछा जैसे ये तो बहुत आसान है। अहमद ने सर हिलाया। ठीक है बाबा, मैं चित्राल से वापसी पर उससे मिल लूंगी। उसने सलीम साहब के हाथ पे दबाव डाला। नहीं, चित्राल से वापसी पर नहीं, अभी मिलना होगा, इसी वक्त। सोसाइटी के मरकज में जो इकलौती कॉफी शॉप है ना, वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, उससे मिल के आओ और हमें बताना कि कैसा लगा। इस वक्त 10 बज रहे हैं भाई। उसने अहमद की अकल पे मातम किया। गर्मियों के 10 की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए तैयार हो जाओ, उससे मिल लो। चित्राल से तुम कब वापिस आओ? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूँ, आ जाऊंगी कुछ दिनों में। तुम्हारा एतबार नहीं, उठो शाबाश। इस मौसम में इसे क्यों जहमत दे रहे हो? अब्बा ने गहरी सांसों के बीच रुक रुक के कहा। चित्राल से वापसी पर मिल लेगी? नहीं बाबा, उसके सहारे बैठे रहे तो उसने कभी नहीं मिलना, इसी तरह हमें टर खाएगी। इसे अभी इसी वक्त साइम से मिलने जाना होगा और मैं दूर नहीं भेज रहा, सोसाइटी के कॉफी शॉप भेज रहा हूँ। तुम वो खड़ा हुआ, उसकी तरफ आया। उठो शाबाश, चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अहमद ने उसका बाजू पकड़ते हुए उठाया। सोसाइटी का मरकज कोकाफ में नहीं है भाई, 10 मिनट लगते हैं जाने में, मैं खुद भी जा सकती हूँ। अब्बा के कमरे से बाहर निकल के वो एहतजाजन बोली। अच्छा। अहमद रुक गया, फिर उंगली उसके सामने, चेहरे के सामने लहराई। जाओ, लेकिन मैं ठीक 20 मिनट बाद साइम को फोन करूंगा। अगर तुम वहां ना गई तो चित्राल जाना कैंसिल, समझी? इतनी जल्दी फैसले क्यों सुनाते हैं आप? कहा तो है जा रही हूँ उस अंग्रेज लंगूर से मिलने। उसने सिटफिटा के अपना बाजू छुड़ाया और तेज तेज कदम लेती कमरे की तरफ भागी कि खुदा न खास्ता वो वाकई पकड़ के चित्राल जाने से रोक ना दे। कमरे में आके उसने खिड़की के पर्दे हटा के बाहर का मौसम देखा। बारिश रुक चुकी थी लेकिन हल्की हल्की फुहार अभी भी बरस रही थी। उसने जल्दी से अपनी बरसाती निकाल के पहनी। छतरियाँ उठाने से उसे सख्त चिढ़ थी। अपना फ़ोन बरसाती के जेब में डालने के बाद वो घर से निकल आई। देखना वो उस रिश्ते का क्या हशर करती है। सड़क पे पानी फिसला जा रहा था। एक छोटा सा दरिया था जो सीवरेज के सुराखों में जज्ब हो रहा था। वो दोनों हाथ बरसाती की जेब में डाले फुटपाथ पे चलने लगी। कुशादा सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट पोल्स रोशन थे। उनकी नारंगी रोशनियां सड़क पे पड़ रही थी, जहां बारिश की हल्की फुहार रकसां थी। चारों तरफ खामोशी थी। इब्ने आदम का नामो निशान नहीं था। पैदल चल के वो मरकज आई तो यहाँ लोगों का जमे गफीर मौजूद था, जिनमें बेशतर वो लोग थे जो बारिश के मौसम से लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। मरकज कुशादा, साफ और रोशन था। वो दो ऊंची इमारतें थीं जिनके अंदर की तार में मुख्तलिफ दुकानें थीं। एक तरफ बड़ी सी मस्जिद थी, एक सोसाइटी का पूल हाउस था, साथ एक गेट था जिसके पार गोल्फ ग्राउंड था। वो कॉफी शॉप के अंदर आ गई। उसकी बरसाती पर बारिश के नन्हे नन्हे कतरे पड़ गए थे। एक हॉल की तरह के उस कॉफी शॉप में जगह जगह मेजें नस्ब थीं। एक बार की तरह ऊंचे काउंटर थे और जिनके सामने ऊंची कुर्सियां लगी थीं। दीवारों पर टूटे गिटार और हैट्स पड़े थे। अंदर नीम अंधेरा था। लोग नशिस्तों पर विराजमान थे। चारों तरफ प्यालियों की गूंज थी और खस्ता बिस्किट, केक और कुकीज की खुशबू फैली हुई थी। उसने गर्दन ऊंची करके पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। वहां कोई भी इंसान अकेले नहीं बैठा था, सबके साथ कोई ना कोई था। उसने साइम को 15 साल पहले देखा था। इतने सारे चेहरों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे कैसे तलाश करे। वहां मौजूद एक एक चेहरे को उसने गौर से देखा। उनमें कोई भी साइम नहीं था। इतने सालों में वो कितना बदल गया हो। क्या बेवकूफ़ी नहीं कि वो उसकी तस्वीर तक देख के नहीं आई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक वेटर उसकी उलझन देखते हुए करीब आया। वो गड़बड़ा गई। अब क्या कहे? वो क्यों सबको इस तरह देख रही है, ऐसे मशकूक अंदाज से? मुझे ग्रिल्ड सैंडविच और एक कप कॉफ़ी ला दें, उसने तेज़ी से कहा। कुछ समझ ही नहीं आया। जी मैम, आप तशरीफ़ रखें, हम लाते हैं। वेटर मुअद्दबाना अंदाज में कहता काउंटर की तरफ बढ़ गया। वो सूरत से एक मेज़ तक आई, कुर्सी खींची और धप से बैठ गई। उसे अजीब सा लग रहा था। कहाँ था साइम? भाई ने तो कहा था वो इधर ही होगा। वो तस्वीर देख के नहीं आई थी, लेकिन साइम ने तो उसे देखा होगा। ओह खुदा! उसने माथे पे हाथ मारा। हुलिया भी नहीं पूछा भाई से। खुद को मलामत करते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला, बरसाती की टोपी पीछे की और अहमद को फ़ोन मिलाने लगी। घंटियाँ जाती नहीं, फिर यकदम ही उसकी आवाज़ आई। पहुँच गईं? डोंट टेल मी कि ये प्रैंक है, आपने मुझे ज़लील किया है। वो दबे-दबे गुस्से से चिल्लाई। प्रैंक? दिमाग सेट है मेरा मादाम। तो कहाँ है वो लंगूर? कॉफ़ी शॉप में? नहीं, नहीं है। उसने तुनक के कहा। पूरी शॉप देख चुकी हूँ, वो नहीं है यहाँ।
ठीक से देखो, उधर ही होगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देख चुकी हूँ भाई, अब तो कॉफ़ी शॉप वाले भी मुझे घूर रहे हैं। वो खजालत से बोली, फिर आँखें बंद करके साँस ली। आप एक काम करें, उसे फ़ोन करें और मेरा हुलिया बताएँ कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ। इस तरह तो वो चिड़िया घर चला जाएगा, अहमद ने मुस्कुराहट रोक के कहा। भाई, वो चिढ़ गई। अच्छा, अच्छा बताता हूँ तुम्हारा हुलिया, पहले मुझे तो बताओ। स्याह बरसाती पहनी है, सुर्ख रंग के रेन शूज़ हैं, उसने धीरे से बताया। तुम छतरी लेकर नहीं गई? हाउ अनरोमांटिक। मुझे लगा तुम ऐन सड़क के दरमियान सुर्ख छतरी लेके उसका इंतजार करोगी, लेकिन तुम तो इंतहाई सूखी हो। वो नाक चढ़ा के बोला, फिर यकदम जैसे कुछ याद आया। ओह, हाथ में दर्द होगा, अम्मी ने बाजू पे पहली चप्पल मारी थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो वाजिबी सी हमदर्दी जताने लगा। जैसे खुद तो आपने कभी मार नहीं खाई। याद है मुझे पिछले साल का वाकया, जब अब्बा ने गाल पे खींच के थप्पड़ मारा था। मैंने याद दिलाया तो वो सिर्फ आप और आपके ताने डॉट कॉम खुद बहुत बंद हो जाएंगी। उसने रुखाई से कहते हुए खटाक से फोन बंद कर दिया। आया बड़ा वेटर उसका ऑर्डर ले आया। खाकस्तरी लंबे से गोल कप में स्ट्रॉ लगी लगी कॉफ़ी थी और टिश्यू पेपर में 2 सैंडविच बंद थे। उसने कार्ड निकाल के ऑर्डर की कीमत दी और जब भी अहमद का फ़ोन आया, वो कॉफ़ी शॉप के बाहर है, पोल के पास। अंदर उसे घुटन हो रही थी तो वो बाहर आ गया। ब्लू शर्ट पहनी है उसने, हाथ में कॉफ़ी का कप है। वो तेज़ी से बोला, यकीनन मुँह बन गया था। नवाज़िश, उसने नरूठे अंदाज में कहा और कॉल काट दी। वो अपने सैंडविच और कॉफ़ी उठा के बाहर आ गई। बाहर भी काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन चूँकि अहमद हुलिया बता चुका था, इसलिए उसे साइम को पहचानने में गलती नहीं हुई। वो सीधे ही उस पोल के पास आई, जहाँ वो एक कंधा पोल से टिकाए, एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे से कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। उसे देख के इबादा को अंदाज़ा हो गया कि उसे कोई काम नहीं है। कॉफ़ी शॉप के बाहर लोग इकट्ठे हो रहे थे। बारिश ने हर तरफ जल-थल कर दिया था। जगह-जगह पानी खड़ा था। कॉफ़ी शॉप की रोशनियाँ पानी पर पड़ के कोसो-कज़ा बना रही थीं। अस्सलाम वालेकुम। उसने करीब जाके उसे मुखातिब किया। वो चौंका, फिर सीधा हुआ और पलट के उसे देखा और देखता ही रह गया। वो स्याह बरसाती में अप्सरा लग रही थी। उसके पेशानी के बाल थोड़े-थोड़े नम थे। स्याह आँखें चमक रही थीं। वालेकुम अस्सलाम। साइम को अपना दिल निकलता महसूस हुआ। ने इबादा सलीम। उसने मुरव्वत के मारे हाथ आगे किया। साइम ने बेतवज्जुही से उसका हाथ थामा। मैं साइम अब्बास। वो बहके-बहके लहजे में बोला। ओ ओके। इबादा ने अपना हाथ छुड़ा के घुन खाने वाले अंदाज में कहा। वो काफी बदल गया था, बहुत मोटा हो गया था और दोहरी ठोड़ी भी निकल आई थी। उसकी अब्रू के पास मौजूद स्याह तिल भी पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था। आप कब आए? आप तो इंग्लैंड गए थे ना? उसने खुद को संभाल के उसकी नजरों से बचाया। वो गड़बड़ाया, फिर तेजी से संभल गया। मैं 2 हफ्ते पहले आया हूँ। अच्छा, उसने गैर दिलचस्पी से कहा। मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने 4 कॉफी के कप पिए। ऐसा लग रहा था सारी कॉफी खत्म कर दूंगा, लेकिन आप नहीं आएंगी। कहाँ रह गई थी आप? वो शिकवा नहीं कर रहा था, अपने कीमती वक्त के जाया होने पर उसे डांट रहा था। वो कॉफी का स्ट्रॉ मुंह में पकड़े उसे हैरत से देखने लगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। नहीं नहीं, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, आप बुरा मत मानिएगा। वो तेजी से बोला। इबादा ने हंसी जेरे लब दबाई। दरअसल मुझे ऐसे मौसम में थोड़ी घबराहट होती है। आपके भाई ने इमरजेंसी में फोन किया तो आना पड़ा, बट इट्स ओके। उर्दू को गुटका मुंह में रख के बोल रहा था, जाली अंग्रेज। यकीन नहीं आ रहा ये आप हैं। कुछ तवक्कुफ के बाद वो खुमार आलूद आवाज में कहने लगा। आई मीन 15 साल पहले तो आप ऐसी नहीं थी। क्योंकि 15 साल पहले मैं 12 साल की बच्ची की थी। 12 साल की बच्ची और 27 साल की लड़की में फर्क होता है, उसने ठिनक के कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। वो झेम के आप फिर। मेरा मतलब आप काफी बदल गई हैं। अच्छा कोई बात नहीं। उसने बरसाती की टोपी सर पर डाली और सड़क की तरफ चल पड़ी। कहाँ जा रही हैं? उसके इस तरह पलटने पर वो बुरी तरह चौंका। घर जा रही हूँ, बारिश होने वाली है, बिजलियां कड़क रही हैं। आपको भी डर लगता है? उसे खुशगवार हैरत हुई। किससे? बिजलियों से? नहीं तो। अच्छा, वो मुतहैयर हुआ। अब फिर आप क्यों जा रही हैं? आपके लिए। आपको घबराहट होती है ना, मैंने सोचा चलते चलते बात भी कर लेंगे और घर भी पहुंच जाएंगे। वो नरमी से मुस्कुराई। गुड आइडिया। साइम भी मुस्कुरा के उसके पीछे आया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। बारिश की हल्की हल्की फुहार गिरने लगी थी। साइम ने बरसाती नहीं पहनी थी, छतरी भी नहीं थी। वो फुहार से गीला हो रहा था। सड़क के किनारे बहते पानी में बच्चे कूद कूद के छींटे उड़ा रहे थे। गर्मी की इस बारिश ने हर चीज निखार दी थी। आप वाकई बहुत बदल गई हैं। चलते चलते अचानक साइम ने दोबारा कहा। वो जबरन मुस्कुराई। अम्मी ने बताया था मुझे कि आप काफी खूबसूरत हो गई हैं। पहले तो यकीन नहीं आया, मगर यकदम वो पलटी। मगर आंखों में शोखी उतरी। यही कि अम्मी सच कह रही थी। वो गड़बड़ा गया।
لیکن آپ تو بالکل نہیں بدلے، مجھے لگا انگلینڈ جا کے آپ میں تھوڑی تبدیلی آئے گی، لیکن آپ تو ویسے کے ویسے دکھتے ہیں۔ وہی موٹاپا، وہی رنگت، وہی انہینڈسمنس۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یہ رشتہ تو سر سے ٹلے۔ سائم کے چہرے پہ رنگ گزر گیا، وہ کافی کی سپ لیتے ہوئے مزے سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ کسی کو یوں باڈی شیم نہیں کرتے، یہ بہت غلط بات تھی۔ اسے صبر کا گھونٹ پی لیا۔ آپ کا پیر کیسا ہے؟ ماما نے مجھے بتایا تھا آپ غالباً گھوڑے سے گری تھیں۔ اس نے عبادہ کا تبصرہ نظر انداز کر دیا۔ ابھی ٹھیک ہوں، چل پھر سکتی ہوں۔ اس نے سپار سا جواب دیا تو فاطمہ آنٹی نے اسے بتا دیا تھا۔ کاش یہ آنٹیاں مغرب جا کے آنٹی فن سے باز آ سکتی۔ آپ کو جانوروں سے دور رہنا چاہیے، خاص کر ایسے کیا کہتے ہیں وہ، بفرے ہوئے۔ بفرے مطلب اسکیٹرڈ؟ ہاں بالکل۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ دونوں 3 منٹ تک مسلسل چلتے رہے۔ عبادہ سینڈوچ کھاتی رہی، وہ آس پاس کو دیکھتا رہا۔ آپ کی اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ اس نے بات کرنے کے لیے پوچھا۔ کیوں؟ آپ کی ماما نے آپ کو نہیں بتایا؟ اس نے چوٹ کی۔ جی، وہ ٹھٹکا۔ میرا مطلب ہے کہ فاطمہ آنٹی کو میرے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے، ماما کی دوست جو ہیں۔ میں نے سوچا انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا۔ اس نے بات کو گھما کے سنبھال لیا۔ نہیں بتایا انہوں نے۔ ڈاکٹر ہوں میں۔ اس نے سینڈوچ کھا کے ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ایم بی بی ایس یا اسپیشلائزیشن کی ہے؟ ویٹ ہوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ یعنی جانوروں کی ڈاکٹر؟ بالکل۔ مفت میں علاج کرتی ہوں جانوروں کا۔ آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں۔ اس نے پیشکش کی۔ ضرور، مگر میرا کوئی… اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا، عبادہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ سڑک کنارے بازو منہ پہ رکھے ہنسنے لگی۔ سائم خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ عبادہ ہنستی گئی، پھر دفعتاً اسے اپنی بد تہذیبی کا احساس ہوا۔ سوری۔ اس نے خجالت سے کافی کا سپ لیا اور چلنے لگی۔ سائم کو اس کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا۔ وہ اسے سلجھی ہوئی بات تہذیب لڑکی سمجھتا تھا۔ جب اس نے سر جھٹک دیا۔ تیز ہوا چلنے لگی تھی، عبادہ کی برساتی ہو رہی تھی۔ یکدم ہی ماحول میں سردی بڑھ گئی تھی، یا شاید ماحول ہی سرد تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن جھکائے مؤدب سے چلتے سائم نے سوچا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ جب سارے سوال جواب ختم ہو گئے تو اس نے پہلی ملاقات کا روایتی سوال پوچھ لیا۔ ہیوی بائک چلانا۔ ہیوی بائک؟ وہ اس کی پسند سے متاثر ہوا۔ کافی مردانہ قسم کے شوق ہیں آپ کا۔ اس کا منہ بن گیا، تیورا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے آگے جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور اسے دوستانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ شوقن کیا کرتے ہیں؟ میں… وہ قدر چونک گیا۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، سوئمنگ کرتا ہوں، کلب جاتا ہوں، واک کرتا ہوں۔ رات میں کافی پینے کا شوق ہے اور بیکنگ بھی کر لیتا ہوں۔ بیکنگ؟ اس نے ناک چڑھا لی۔ بیکنگ میرا شوق ہے، اسے فخر سے بتایا۔ کافی زنانہ قسم کا شوق ہے آپ کا۔ عبادہ نے اس کا فکرہ لٹا دیا۔ سائم زیر لب مسکرایا۔ پاگل کہیں کی۔ گھر قریب آ گیا تو وہ رک گئی۔ چلے برقرار رکھیں اپنے شوق کو، میرا گھر آ گیا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ نگہبان۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلیوٹ والے انداز میں کہا، پھر وہ پلٹ گئی۔ وہ ہاتھ ملانے والی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ سائم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے گہری سانس لی اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سڑک پہ آگے بڑھ گیا۔ گیٹ سے اندر آنے کے بعد وہ طے کر چکی تھی کہ اسے کس بنیاد پر یہ رشتہ مسترد کرنا ہے۔ تو کیسا لگا؟ وہ کمرے میں آ کے برساتی کی زپ کھول رہی تھی جب بیڈ پہ گدھوں کی طرح چھلانگ لگا کے بیٹھتے ہوئے احمد نے پوچھا۔ بہت برا۔ اس نے کروفر سے کہا۔ پتا تھا مجھے، تم اس کو پسند کرنے کی نیت سے گئی ہی نہیں تھی۔ احمد نے ناک بھون چڑھا لی۔ کیسے پسند کرتی؟ آپ نے وزن دیکھا ہے اس کا؟ اتنا موٹا ہو گیا ہے، توند باہر نکل آئی ہے، اتنی موٹی موٹی ٹانگیں، گویا کوئی پہلوان ہو۔ پائنتی پہ بیٹھ کے شوز اتارنے لگی۔ مجھے موٹے مرد نہیں پسند، آپ جانتے ہیں، اور وہ… اسے تو اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ وہ میرے لیے انتظار کرتا رہا، اور اس 1 گھنٹے میں اسے 4 کافی کے کپ پیے۔ اندازہ کر لیں آپ، وہ شدید تپ کر آئی تھی۔ میں مانتا ہوں وہ موٹا ہوا ہے، لیکن یہ تو چیئر جاب کی وجہ سے ہے، اور یورپ میں کافی پانی کی طرح پی جاتی ہے، یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوا کسی کو ناپسند کرنے کا۔ احمد نے خفگی سے کہا۔ بھائی، موٹاپا ایک خامی نہیں ہے، ایک بیماری ہے، اور آپ ایک بیمار آدمی سے اپنی بہن کی شادی کروائیں گے۔ اس بیماری کا علاج ہے عبادہ۔ تو میں کیا کروں؟ میں جانوروں کی ڈاکٹر ہوں، انسانوں کی نہیں۔ شوز اتار کر ریک میں رکھتے ہوئے وہ تنک کے بولی۔ اب وہ اپنا وزن کم کر لے گا عبادہ۔ احمد نے مفاہمت سے کہا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ رکھائی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ احمد نے دھڑام سے سر پیچھے پھینک دیا۔ صبح وہ تینوں اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ اس نے PIA کے چھوٹے جیٹ طیارے میں جانا تھا۔ انٹرنس کے باہر ٹرالی بیگ پکڑ کے
खड़ी इबादा सलीम को अम्मा ने कंधे से थाम के अपने सामने किया और ढेरों नसीहतें की। अब्बा ने कोई पंगा ना लेने, खुद को नुकसान ना पहुंचाने, शराफत से रहने और तहम्मुल से अपना काम करने का मशवरा दिया। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि वो जितने भी दिन वहाँ रहती है, बस रह के दिखाए। वो ये एक चैलेंज था, वो जानती थी, लेकिन वो परेशान नहीं हुई। उसने मुस्कुरा के अहमद को देखा। जितना भी वक्त वहाँ गुजारूंगी, मैं डटी रहूंगी, वक्त से पहले नहीं आऊंगी, देख लेना। उसने पूरी तरह चैलेंज किया। लेकिन मैं तुम्हारा कमरा रोज साफ करवाऊंगा। पैंट की जेबों में हाथ डाले अहमद आंखें सुकेड़ के मुस्कुराया। सूट योरसेल्फ, जो आपको मुनासिब लगे। उसने शाने उचका के लापरवाही से कहा। फ्लाइट वक्त पे थी, यानी 11 बजे। उसका छोटा सा जेट तैयारा हवा में बुलंद हुआ, हवा की लहरों पर चढ़ा। उसकी अगली मंजिल चित्राल की थी। वेलकम मी चित्राल। तकरीबन 2 बजे उसकी फ्लाइट चित्राल लैंड हुई। फ्लाइट में ज्यादातर सयाह थे, जिनकी बड़ी तादाद शंदूर पोलो मैच देखने और वादी चित्राल घूमने आई थी। वो जेट तैयारे से बाहर निकली तो खुशगवारियत का एहसास हुआ। आसमान नीला था, साफ नीला, बेहद नीला। सूरज चमक रहा था। कहीं कहीं आसमान में भेड़ों की ऊन की तरह बादल नजर आ रहे थे। चारों तरफ कोहे हिंदुकुश की सुरमई पहाड़ियां थी, जिनके दरमियान बर्फ से ढकी तुर्चमेर की चोटी सीना तान के खड़ी थी। धूप उसके दरबार में सरबसजदा थी और हुस्न उसके दीदार के कसीदे सुना रहा था। हैरत की बात ये थी कि ये पहाड़ दरख्तों और सब्जे से बिल्कुल पाक थे, बिल्कुल मक्का की पहाड़ियों की तरह। संगलाह, चुटेल, खुरदरे, अलबत्ता खारदार झाड़ियां कहीं कहीं उगी हुई थीं। वो अपना बैग पैक पहन के कदम कदम नीचे आई। रनवे से एयरपोर्ट के अहाते पर मौजूद चित्राल एयरपोर्ट की सफ़ेद इमारत नजर आ रही थी, जिसके ऐन सामने पाकिस्तान का लंबा झंडा नस्ब था। उसकी बालकनी से चित्राल का सुर्ख झंडा हवा के जोर पे फड़फड़ा रहा था। वादी चित्राल को ये हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरियाई चित्राल के किनारे आबाद एक वसी सरसब्ज व शादाब इलाका है। ये दरअसल दो तरफा पहाड़ों के दरमियान मौजूद हमवार इलाका है। एक नज़र देखने पर ऐसा लगता है जैसे वादी में ठीलों की शक्ल में सब्जे का कारपेट बिछा हो, जिसपे ऊंचे और घने दरख्तों की ठंडी छाया उतर रही है। दरियाई चित्राल के किनारे देवदार के दरख्तों के झुंड दर झुंड लगे हुए हैं और जो उसके साथ वहां तक चलते हैं जहां तक दरिया चलता है। वो जेट से उतर के दूर आ गई थी। बाकी सयाह भी रनवे पर वक्फे वक्फे से खड़े थे। उनका सामान अभी प्रोसेसिंग में था। उसने नीली चुस्त जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, गर्दन में मफलर था, बालों को खुला छोड़े रखा था। वो पैक के स्ट्रिप्स में कंधों के करीब अंगूठे डाले, आंखों पर काला चश्मा लगाए, मुंह में च्युइंगम चबाते हुए चारों तरफ देख रही थी। उसे यहाँ आके एक ताजगी का एहसास हुआ था। चित्राल का दरिया खुद में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों से सर पटक रहा था। उसके मधम मधम चपाकों की आवाज यहाँ तक आ रही थी। सयाहों ने उतरते ही कैमरे निकाल लिए और इस एयरपोर्ट पर इधर उधर फैल गए। वो इस दिल फरेब नज़ारे को अपने कैमरों में अक्स बंद करना चाहते थे। यूं ही घूमते घूमते एक सयाह जोड़ा उसके पास आया। वो गालिबन उसे खड़ा देख के उसकी उस तरफ आया था। एक्सक्यूज मी, उसने अंग्रेजी लबो लहजे में मुखातिब किया। वो जो पहाड़ों को देख रही थी, उसकी आवाज़ पे सीधी हुई। यस, आप हमारा पिक्चर लेगा? उस सुर्ख सफ़ेद जिल्द वाले औसत कद के अंग्रेज़ ने टूटी-फूटी उर्दू में कहा। श्योर, व्हाई नॉट? ज़रूर, क्यों नहीं? उसने मुस्कुरा के उसका कैमरा थाम लिया। अंग्रेज़ और उसकी सुर्ख बालों वाली बीवी उसके सामने कदरे फासले पर यूं खड़े हो गए कि पसे मंजर में जेट तैयारा और चित्राल के पहाड़ नजर आ रहे थे। उसने मुख्तलिफ ज़ावियों से 3-4 तस्वीरें लेने के बाद कैमरा नीचे कर दिया। वो दोनों मुस्कुराते हुए करीब आए, उससे कैमरा लिया, फिर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ के यूं खड़े हो गए कि कैमरे की स्क्रीन पर छाया पड़ गई। वो सर झुका के तस्वीरें देखने लगे कि कैसी आई हैं। उन्होंने बटन दबा के एक-एक तस्वीर को पीछे किया। दफतन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। थैंक्स यू। अंग्रेज़ी लड़की ने ममनूनियत से कहा, गुड क्लिक्स। माय प्लेज़र। उसने सर को खम दिया। यू आर टूरिस्ट? लड़की ने पूछा। नो, आई एम वेट। आई एम हियर टू ट्रीट सम एनिमल्स। नहीं, मैं वेट हूँ, यहाँ कुछ जानवरों का इलाज करने आई हूँ। उसने अपना कार्ड निकाल के उसे दिखाया। अंग्रेज़ लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। व्हाट अ नाइस जॉब गर्ल। यू नो आई आल्सो हैव अ पेट। हिज नेम इज़ ड्रेसी। आई मिस हर। क्या अच्छी नौकरी है लड़की। तुम्हें पता है मेरे पास भी एक पालतू है, उसका नाम ड्रेसी है। मैं उसे याद कर रही हूँ। वो लहजे में कर्व समो के बोली तो उसके शोहर ने उसकी पुश्त सहलाई। रिलैक्स डियर, वी ऑल मीट हर सून। पुरसकून हो जाओ प्यारी, हम उससे जल्द मिलेंगे। आई होप सो, मुझे उम्मीद है। वो ठंडी सांस लेके बोली, फिर कार्ड को देखा, कुछ लम्हे देखती रही, फिर इबादा को पकड़ाया। यू आर सच अ नाइस सोल, कीप योर स्पिरिट अप। तुम एक अच्छी रूह हो, अपने हौसले बुलंद रखना इंशाल्लाह। उसने कार्ड वापस लेते हुए मुस्कुरा के कहा।
कुछ देर बाद उनको उनके सामान की क्लीयरेंस मिल गई। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकली और मरकज़ी सड़क की सिमत आ गई। सयाहों और मुसाफिरों को लेने के लिए जीपें, वैगनें और कारें खड़ी थीं। उसने वहां लेने के लिए आने वालों पर तफसीली नज़र डाली ही थी, जब दूर से एक दुबला-पतला आदमी भाग के उस तरफ आता हुआ नज़र आया। खुली शलवार कमीज़ पहने, शलवार के पोंचे बालिश भर फोल्ड किए, कंधे पर चादर की गठरी रखे, वो उसके पास आके रुका। सलाम, मैं मुनीब खान, यूसुफ खान का मुलाजिम, आपको लेने आया हूँ। वो लड़का जिसकी मूंछें पतली लकीर जैसी थीं, पश्तो का लहजे का तासुर लिए उर्दू में बोला, वालेकुम अस्सलाम, मैं इबादा सलीम। उसने ठिठक के कहा। वो झेम के मुस्कुराया, फिर उसका सामान कंधे पर उठाया और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वो कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। उसने पहचान कैसे लिया? शायद यूसुफ खान ने तस्वीर दिखाई हो। वो सर झटक के उसके पीछे चलने लगी। मरकज़ी सड़क पर बाकी गाड़ियों से दूर एक स्ट्रिपिक अप डबल सीटर पिकअप हट के खड़ी थी। पिकअप के पिछले हिस्से में दो मकामी आदमी आमने सामने बैठे हुए थे, शलवार कमीज पहने, कमर पर कारतूसों का कमरबंद बांधे, सर पर कैप रखे, ऐसे चौकन्ना थे जैसे कोई फौजी जवान। उन्होंने क्लाशिनकोफ अपने पैरों के दरमियान रखे हुए थे। मुनीब खान ने इबादा का सामान इन असलहा बरदारों को पकड़ाया और उसके लिए पिकअप कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वो सन ग्लासेस उतारते हुए गाड़ी में बैठ गई। मुनीब खान फुर्ती से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। आ गई मैडम। मुनीब ने गाड़ी स्टार्ट की तो किसी की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। वो जो मफलर गर्दन से हटा रही थी चौंकी। अगली सीट पर कोई विराजमान था। उसने खिड़की की सिमत खिसक के उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। उसके हाथ उसके पैंट पे नियत के अंदाज में पड़े थे। जी छोटे खान, मुनीब ने कह के गाड़ी सड़क पे डाल दी। सामान ले लिया? वो पूछ रहा था। जी खान। उसने खुमार आलूद हुंकारा भरा, फिर कसमसा के करवट बदल ली। उसने सर झटक के मफलर एक तरफ रखा और शीशा खोल के बाहर देखने लगी। उनकी गाड़ी हवा की लहरों पर दरियाए चित्राल के किनारे चल रही थी। दरिया का नीला पानी चमक रहा था, ऐसे जैसे सोने के जर्रात को किसी ने पानी की सतह पर छिड़क दिया हो। सड़क से दूर आबाद घरों के ढहलवानी छतें नजर आ रही थीं, जो एक दूसरे के ऊपर वक्फे वक्फे से बने थे। सड़क के किनारे मकामी लोगों के खेत थे, लेकिन इन खेतों का रकबा बहुत कम था। ये छोटे छोटे कते थे जिनमें फसलें उगी हुई थीं। उसने कोहनी शीशे में रख दी और मुट्ठी ठोड़ी तले टिका दी। उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैलती चली गई। बाहर का नज़ारा ही इतना सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसकी थकन तो यहीं खत्म हो गई। एयरपोर्ट के अहाते से निकलने के बाद मुनीब खान ने एक तनकीदी नज़र अपने मालिक पे डाली, फिर आगे आया। आगे देखा, लेकिन चंद लम्हे बाद उसने फिर ऐसा किया। वो यकीनन कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं सोने वाला उसकी बात पर मुखिल ना हो जाए। खान, बिलाखिर उसने थोड़ी हिम्मत जमा कर ली। खान की तरफ से खामोशी रही। छोटे खान जी, अब की बार उसने आवाज़ ऊंची रखी। वही गंभीर हुंकार सुनाई दी। आपको पहले डेरे पर ले जाऊं? वो रास्ते में पड़ता है। मादाम को मैं बाद में हवेली ले जाऊंगा। नहीं, पहले हवेली चलो, खान बाबा नाराज हो जाएंगे। वो तफक्कुर से कह रहा था। उसके लहजे में एक रवानी थी। वो उर्दू बोल रहा था, लेकिन उसमें आबाई लहजे की झलक मुनीब खान की निस्बत बहुत कम थी। जी छोटे खान, मुनीब ने ताबेदारी से कह के मोड़ काट दिया। इबादा ने अपना फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगी। ये वो यहाँ के मनाज़िर रिकॉर्ड कर करके अहमद को भेजेगी और उसे तपाएगी कि उसे लाहौर में रह के सुर्ख ईंटों वाली दरो दीवार और नीली टैंकियों को देखने के अलावा क्या पाया था। कुदरत तो यहाँ थी, जन्नत का नज़ारा तो उसके सामने था। अल्लाह की तख्लीक करदा तमाम चीज़ों में हैरत और मोहब्बत है। इंसान ने अपने शौर को इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत फ़िक्र इंसान को हैरान करने की कोशिश की है, लेकिन जो हुस्न और जो ज़राफ़त मालिक की तख्लीक में है, वो नौकर की तख्लीक में कहाँ। बात ज़र्फ़ की और समझ की है, बात इस्तिताअत की है। इंसान की इस्तिताअत ने शीशों से हज़ार मंज़िलों वाली इमारतें बना के हुस्न का नमूना पेश कर दिया, लेकिन अल्लाह ने एक पहाड़ बना के उसकी तस्ख़ीर को पाश-पाश कर दिया। उनकी गाड़ी अब दरियाए चित्राल के ऊपर चल रही थी। टायरों के नीचे पत्थर आने की वजह से उनकी गाड़ी डगमगा रही थी। मुनीब बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। उसके हाथों ने स्टीयरिंग को मज़बूती से पकड़ा हुआ था। दरियाई चित्राल उनकी गाड़ी के नीचे था। यहाँ वो इंसानों की नसों की मानिंद जगह-जगह से निकल रहा था। उसकी साख ऐसी ही है। कहीं-कहीं से कट के बिल्कुल छोटी-छोटी नालियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो बहते तो एक ही नहिज पर हैं, लेकिन रास्ते अलग-अलग होते हैं और कभी ये यकजा होके एक मौज में आए हुए भरपूर दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके पानी को एक जिस्त में पार करना नादानी से बढ़ के कुछ नहीं होता। उनकी गाड़ी के टायर्स पानी पर पड़ते तो छींटे फव्वारे की तरह पीछे गिरते। उसने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया था। रुक रुक के धीरे धीरे
खिसक के उनकी गाड़ी ने दरियाई चित्राल को अबूर कर लिया। अब वो दूसरी समत आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी हवेली कितनी दूर थी। पिछले 30 मिनट से वो मुसलसल सफर में थे। फासला हाथ मोड़ने नहीं दे रहा था और कितना आगे जाना था। दरिया की दूसरी समत गाड़ी पहाड़ के पिछवाड़े आगे की तरफ आगे बढ़ रही थी। पहाड़ का साया सड़क पे गिर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ ठंडक थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के सीने पर चढ़ रहे हैं। दरिया नीचे होता जा रहा है। वो चित्राल के ऊपर थे। यहाँ से नीचे का मंजर इतना वाज़ेह और जामे था कि वो आंखें बंद करके बता सकती थी कि कौन सा घर किस तरफ है, कौन सा दरख्त कहाँ उगा है। पहाड़ी पर पालतू मवेशी चढ़ रहे थे। उनके चरवाहे गाड़ी की आवाज़ पे मुड़-मुड़ के उस तरफ देखते। भूरी भेड़ों और बकरियों बकरियों के रेवड़ उनकी गाड़ी के साथ-साथ चलते नज़र आ रहे थे। वो शीशे के पार से इन जानवरों को देख रही थी। कोई चरवाहा सामने आता, वो हाथ हिला देती। चरवाहा मुस्कुराने लगता, हाय कितनी प्यारी अच्छी बाजी है। थोड़ा आगे जाने के बाद मुनीब को फ़ोन आया, शायद हवेली से था। उसने गाड़ी की रफ़्तार कम कर दी और फ़ोन पे बात करने लगा। वो बाहर देख रही थी। इसी अस्थनाओं से 2 औरतें भेड़ों के एक बड़े रेवड़ को हाँकती हुई दिखाई दीं। रेवड़ बिल्कुल उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। मुनीब ने गाड़ी रोक दी। वो तेज़ी से भेड़ों को सड़क से हटाने लगीं। भेड़ें उनकी गाड़ी की चारों सिमत फैल गईं। वो पीछे जा रही थीं। इसी लम्हे कई भेड़ें उनकी खिड़की के सामने से गुज़रीं और फिर उसकी नज़र एक भेड़ पे ठहर गई, जिसकी चाल बकिया भेड़ों से मुख्तलिफ थी। वो डगमगाती हुई चल रही थी। उसने आंखें चुंधिया के गौर से उसको देखा। उसकी उस भेड़ की बाईं आंख से पीप निकल रहा था। कई मक्खियां उसके जख्म पर भिनभिना रही थीं। उसका दिल कांप गया। वो बिजली सी तेजी से गाड़ी से उतरी और इस भेड़ की तरफ लपक गई। वहां मौजूद भेड़ें उसके आने से खौफजदा होकर यहाँ वहां भागने लगीं। चरवाहा औरतें रुक के उसे देखने लगीं, जिसने गाड़ी के सामने उस जख्मी भेड़ को रोक लिया था। पंजों के बल बैठ के भेड़ की गर्दन पे हाथ रखा और उसका जख्म देखने लगी। भेड़ की आंख से खून रिस रहा था। उसके गर्दन, मुंह और कान के पास नीलाहट और सुर्खी थी, जबकि जख्म के गिर्द कुछ पीप सूख के परत बन गई थी और कुछ इतनी ताजी के थी कि बहते हुए भेड़ के मुंह मुंह से टपक रही थी। गलीज मक्खियां उस जख्म पर भिन-भिना रही थी। उसकी आंखें भर्रा गईं। भेड़ कितनी तकलीफ में थी। वो ना देख पाने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जाने ये जख्म उसे कब लगा हो और उसके मालिकान। उसने गर्दन मोड़ के चरवाहा औरतों को देखा, जो मकामी लिबास में मलबूस थी। खुली शीशे और सितारे वाली कामदार शलवार के ऊपर खुली सी कैलाशी फ्रॉक पहने, सर से घूंघट की तरह पीछे चादर लटक रही थी। इस चादर को टोपी की मदद से सर पे बांध रखा था। उनके पैरों में रबड़ के बूट थे और हाथ में बैत की छड़ी थी। वो उसे देख रही थी। मुनीब भी गाड़ी के अंदर से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसका फोन भी अभी भी उसके कान से लगा हुआ था। क्या हुआ है इसे? वो भेड़ को पकड़े ऊंचा सा पूछने लगी। बकिया रेवड़ गाड़ी के पीछे जा चुका था। सामने की सड़क खाली हो गई थी। एक चरवाहा खातून रेवड़ को संभालने के लिए पीछे चली गई, जबकि एक उसके पास आई। उसकी उम्र लगभग 50-55 साल थी। ये कैसे जख्मी हुई? वो उर्दू में पूछ रही थी। उर्दू औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे शायद उर्दू नहीं आती थी, इसलिए वो उसे नासमझी से देखने लगी। इतने में मुनीब गाड़ी से बाहर निकला और उस तक आया। क्या हुआ मादाम? मुनीब ने पूछा। ये भेड़ जख्मी है मुनीब, मुझे इसका इलाज करना है। तुम इसे पकड़ो, मैं मरहम निकालती हूँ। वो खड़ी हो गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुनीब खान ने जब्त से सांस खींची। क्या जरूरत थी सरेराह अस्पताल खोलने की? उसे घोड़ों के इलाज के लिए बुलाया गया था, ना कि पूरे गांव के माल मवेशियों के लिए। वो बुरी तरह तपा था, मगर सब्र का घूंट पी लिया। वो गाड़ी की पिछली तरफ आई, जहां असलहा बरदार बैठे हुए थे। ब बैग, उसने डरते हुए ऐसे इशारा किया जैसे वो बैग की मांग पे उसे बंदूक पकड़ा देंगे। उनमें से एक ने उसका बैग उठा के उसकी तरफ बढ़ाया, उसे पकड़ के नीचे उतारा और घसीटते हुए भेड़ के पास के करीब लाई। कितना वक्त लगेगा? उसको आता देख के मुनीब ने बेचैनी से पूछा। यही कोई 10-15 साल। वो नरूठेपन से बोली। वो खाइफ होके इधर उधर देखने लगा। बैग अनलॉक करने के बाद उससे जरूरी चीजें बाहर निकाल के सड़क पर वक्फे वक्फे से रखी। फिर उसने बैग से ग्लव्स निकाले, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाई और ग्लव्स पहनने लगी। मुनीब दिलचस्पी से ये देख रहा था। आप इसका इलाज कर लेंगी? मुनीब ने उसे देखते हुए टोंट की। क्यों, तुम्हें शक है? वो तेजी से बोली। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। उसने चाने उचका के कहा। बातें मत करो, इधर इस भेड़ का मुंह पकड़ो ताकि ये हिले नहीं। वो उसे पुचकारते हुए बोली। मुनीब खान ने भेड़ के मुंह को देखा, जहां से पीप निकल रही थी। उसको उबकाई आई। उसने बेख्तियार मुंह पे हाथ रखा। इबादा ने दोबारा उसे देखा। बैठो, खड़े क्यों हो? मुनीब खान ने दोबारा भेड़ को देखा। फिर बादल नख्वास्ता नीचे बैठ गया। उसने चादर का कोना नाक पे खींचा और दांतों के दरमियान पकड़ लिया। पीप से उसे कराहियत आ रही थी। मादाम जल्दी करो, छोटे खान में बर्दाश्त थोड़ा कम है। वो जाग गया तो बहुत गुस्सा करेगा। मुझे इस भेड़ का इलाज करना है मुनीब खान। मुझे किसी खान वडेरे या सरदार की परवाह नहीं है। वो बरहमी से कहती ग्लव्स पहन के सिरिंज और इंजेक्शन निकालने लगी। मुनीब अपना सा मुंह लेकर रह गया।
उसने इंजेक्शन को सिरिंज में भरा, फिर उसको ऊंचा करके उसके चंद कतरे बाहर फेंके। इसे मजबूती से पकड़ो मुनीब, ये सर ना हिला पाए, मुझे टीका लगाना है। उसने तंबीह की तो मुनीब ने मतली रोकते हुए भेड़ का मुंह सख्ती से पकड़ लिया। इबादा ने गहरा सांस लिया और टीके की सुई को भेड़ की आंख के पास चिबो दिया। दवा उतरती गई। भेड़ हिल रही थी, लेकिन उसका मुंह काबू में था। टीका लगाने के बाद उससे कुछ देर इंतजार किया। मुनीब खान ने पलट के गाड़ी में सोए नफ्स को देखा, जिसमें अभी तक जुम्बिश नहीं हुई थी। मादाम जल्दी करो, खान उठ ना जाए, वो बेचैनी से कहने लगा। इबादा ने बरहमी से उसे देखा। कर रही हूँ, वो खफगी से बोली। मुनीब खान किसमिसा गया। इबादा ने गुस्से से आंखें घुमाई, फिर चरवाहन को देखा। इसे ये जख्म कैसे लगा? उसने पूछा, मगर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी जुबान समझ नहीं पा रही थी। ये जख्म कैसे लगा है? वही सवाल मुनीब ने औरत से मकामी जुबान में किया। वो तेजी से कुछ बोली। इबादा को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन इतना समझी कि वो वजाहत दे रही थी। कुछ दिन पहले उसका पोता रेवड़ लेके गया था। रेवड़ को सही रास्ते पर मोड़ते हुए उसने गुस्से से इस भेड़ को पत्थर मार दिया। ये हट नहीं रही थी। पत्थर गलती से भेड़ की आंख में लग गया। जब से ये जख्म बना हुआ है। वो खफा खफा सा तेजी से नरूठी अंदाज में बोला। वो जो भेड़ के जख्म के पास जमा पीप को कटर से काट रही थी। मुनीब की बात पे सुन के दिल पे घोंसा पड़ा। पत्थर मारा है? उसका मुंह खुल गया। मुनीब ने सर हिलाया। जानवरों को पत्थर कौन मारता है? वो ताज्जुब से पूछने लगी। यहाँ तो बरछी, छित्तर और छड़ियाँ भी मारते हैं मादाम, पत्थर क्या चीज़ है? मुनीब तमस्खुर से हँसा। वो होंठ नीम वाह करके इस सफाकी पर हैरत से उसे देखने लगी। उसे ये जानकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इबादा ने अफ़सोस से सर को जुम्बिश दी। भेड़ का ज़ख्म उसने डेटॉल से धो लिया था। आँख का अंदरूनी ज़ख्मी नहीं थी, बाहर से ज़ोर से पत्थर लगने की वजह से अंदर से गंदा पानी बाहर आ रहा था। यकीनन आँख के पार किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा था। उसने रुई पर एंटीबायोटिक लगा के भेड़ की आँख पर रख दिया, फिर उसे बटी पट्टियों से बाँध दिया। हो गया? मुनीब ने तंग पढ़ के कर पूछा। उसने ग्लव्स उतार के कहा। मुनीब भेड़ को छोड़ के खड़ा हो गया। औरत ने भेड़ को हाँक लगाई। भेड़ फुदकते हुए आगे भाग गई। खातून इबादा को तशक्कुर से देख रही थी। उसकी आंखों में मेहरबानी थी। हर रोज ठंडे पानी से इसका जख्म धोना है और ये दवाई लगानी है। उसने एक बोतल औरत को दिखाई। भेड़ का जख्म जानती हो किस लिए खराब हुआ है? क्योंकि तुमने इसे साफ नहीं किया। जरासीमों की वजह से उसके जख्म में गंदगी फैल रही थी। अब की बार कोशिश करनी है कि भेड़ का जख्म गंदा ना हो, ठीक है? मुनीब ने उसकी फिक्रे को ट्रांसलेट किया। औरत ने तेज तेज सर हिलाया। और ये पट्टी है, ये पट्टी इसी तरह बांधनी है जिस तरह मैंने बांधी है, कस के, ताकि जख्म को हवा ना लगे। हवा में भी जरासीम होते हैं। और प्लीज इस भेड़ को बाहर नहीं निकालना। उसको घर में चादर वगैरह दो, ताकि जब तक चारा वगैरह दो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। उसके लहजे में तंबीह थी। मुनीब ने तर्जुमा करके औरत को समझा दिया। औरत ने मुस्कुरा के सर को जुम्बिश दी और पट्टी ले ली। फिर उससे हाथ मिलाया। ममनून ममनून। वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। इबादा सर झटक के नीचे बैठी और सामान समेटने लगी। वो घुटनों पे बैठ के बैग की जिप चढ़ा रही थी जब गाड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज आई। ठक ठा। बैग से थोड़ा दूर किसी की पिशावरी चप्पल दिखाई दी। घनेरी सलवार वाली टांगे कदम कदम उसकी तरफ बढ़ी। मुनीब के मेदे में तितलियां घूमी। वो वही था, अगली सीट पे सोने वाला। सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। कमीज भी ऐसी कि नाफ से ऊपर के हिस्से पर कढ़ाई हुई थी। कंधों के गिर्द पीछे से स्याह शॉल ओढ़ रखी थी। एक हाथ में पिस्तौल का कमरबंद था और दूसरा हाथ पहलू में था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। सफेद गुलाबी क्लीन शेव रंगत धूप में सुर्ख हो रही थी। स्याह आंखें उस पर जमी हुई थीं। उसने रूहानसा होकर बैग उठाया और खड़ी हो गई। क्या तुम्हें वक्त का अंदाजा है मुनीब खान? आंखें उस पर गाड़ के सवाल मुनीब से किया गया। मुनीब पेट पे हाथ बांध के सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। माजरत खान जी, वो मादाम को जख्मी भेड़ नजर। मादाम से कहो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हर तीसरा जानवर जख्मी है। वो किस किस का इलाज करेगी? बेहतर यही होगा कि जिसके लिए आई हैं वही करें। अपना वक्त बर्बाद करें ना हमारा। उसके लहजे में ऐसी तुरशी थी कि ना चाहते हुए इबादा ने उसे घूर के देखा। जी हाँ जी, मुनीब ने मिसमिसा के जवाब दिया। वो उस पर एक उचटती निगाह डाल के पलट गया। गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वो बैग का हैंडल थामे धुआं धुआं खड़ी रह गई। मुनीब ने उसका बैग लिया, कंधे पे लादा, गाड़ी के पिछले हिस्से पे में डाला और पलट के उसके लिए दरवाजा खोल दिया। वो जीन्स की जेब में हाथ डाले कदम कदम आगे आई। अगली सीट पे बैठा वो उसे मायने खेज नजरों से देख रहा था। अपनी सीट का दरवाजा खोल के वो अंदर बैठ गई। मुनीब ने गाड़ी आगे भगा दी।
बाहर खड़ा होके उसे पसीना आ चुका था। उसने बैकपैक से पानी की बोतल निकाल के मुँह से लगाई। चंद घूँट अंदर गए तो गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ। दफ़्फ़तन उसे महसूस हुआ कि वो उसे देख रहा है। हाँ, वो उसे देख रहा था, अपनी तरफ के साइड व्यू मिरर में। मुँह में घूँट रोक के उसे तेवरा के उसे देखा, फिर बोतल का ढक्कन बंद किया और सीट से खिसक के दूसरी तरफ चली गई। आगे बैठा हुआ वो शख्स ज़ेरे लब मुस्कुराया था। 30 मिनट के बाद उनकी गाड़ी एक शानदार हवेली के अहाते में रुकी। उसने गाड़ी रुकते ही धप-धप की आवाज़ सुनी। वो असलहा बरदार थे, जो गाड़ी से उतर के आमने-सामने यूँ खड़े हो गए जैसे सलामी देते वक़्त फ़ौजी। वो बाहर आई, बैग पहना, मफ़लर को बाजू पे डाला और आँखों पर धूप का चश्मा वापस लगा लिया। अगली सीट वाला बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही बैठा रहा, अलबत्ता उसे शीशे से आँखें सुकेड़ के देख रहा था। उसने गर्दन उठा के इस पुरअसरार और कदीम हवेली को देखा जिस तक आने के लिए मुनीब की गाड़ी पहाड़ी के सीने पर रोलर कोस्टर की तरह चढ़ी थी। ये हवेली बाकी आबादी से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ई थी। पहाड़ी का बालाई हिस्सा, जो यकीनन चोटी की मानिंद होगा, उसे काट के बराबर करके उस हवेली को कायम किया गया था। हवेली का निचला हिस्सा भूरे सुरमई पत्थरों से बना हुआ था, जबकि बालाई हिस्सा लकड़ी का था। इस तरफ जहाँ उनकी गाड़ी रुकी थी, दूर-दूर तक वीराना था। अलबत्ता नज़रों के ओझल होते ही एक पतली सी दीवार नजर आती, जो शायद उस हवेली की चार दीवारी थी। ये हिस्सा पार्किंग लॉट का था, जब ये यहाँ छोटी जीप से बड़ी वैगन तक हर किस्म की गाड़ी पार्क थी। चले मादाम, आपको जनाना खाना ले जाऊं, फिर मुझे डेरे भी जाना है। मुनीब उसका सामान कंधे पर लादते हुए बोला। जनान खाना? वो चौंकी। जी, जनान खाना, जहाँ सिर्फ औरतें रहता है। क्या यहाँ मर्द और औरतें अलग अलग रहते हैं? उसने हैरत से पूछा। जी, बिल्कुल, उसने आगे चलते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मर्द और औरत दोनों अलग-अलग होता है, इसलिए यहाँ ज़नान-खाना और मर्दान-खाना है। वो उसे अपने साथ हवेली की दूसरी तरफ ले आया था, जहाँ यहाँ हवेली का सामने वाला रुख था। संगमरमर की राहदारियों से लकड़ी के सतून झाँक रहे थे। तकोनी छतों वाली हवेली की राहदारियाँ ऐसी थीं जैसे लाहौर की गलियों में पुरानी हवेलियों की हैं। खिड़कियाँ भी बाहर ही खुल रही थीं। वो मुनीब के पीछे ज़ीने उतरने लगी। ज़ीने ऐसे थे जैसे स्टेज शो के होते हैं, लंबे और चौड़े। इन दोनों का मकसद क्या है? किस लिए बनाए हैं? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। इस हवेली में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ खूनी रिश्ते हैं और कुछ कबीले के लोग हैं। सब एक दूसरे के लिए महरम नहीं है। नामहरमों का पर्दा बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने हवेली के 2 हिस्से बना दिए। सारे में अजीब सी खामोशी थी। सब कहाँ थे? क्या इतनी बड़ी हवेली में कोई जी नफ्स नहीं रह रहा था? वो हैरत से सोचने लगी। मुनीब उसे हवेली के इस अरसे से गुजार के आगे ले आया, जहाँ सरसब्ज लॉन था। वैसे तो पूरी हवेली ही फूलदार झाड़ियों, ऊंचे-ऊंचे दरख्तों और बेल वाले पौधों से ढकी हुई थी। जगह-जगह संगी कुर्सियां और बेंच नस्ब थे, लेकिन इस तरफ लॉन की काट-छांट करके एक बाग बनाया गया था। लॉन की घास बराबर थी, पौधों की कटाई हो रही थी। यहाँ 18 साल कबल उखाड़ा होता था। इससे पर्दा हो जाता है क्या? उसने हंसी दबा के पूछा। पता नहीं, हम कभी जनानखाने नहीं गया, वो शाने उचका के बोला। वैसे ये वाला रिवाज मैंने सईदों के यहाँ देखा है। वो पर्दे के मामले में सख्त होते हैं, चित्राली भी होते हैं, ये मुझे आज पता चला है। चित्राली मर्द औरतों के पर्दे के मामले में दुनिया के सबसे सख्त मर्द है मादाम। औरत का सर से दुपट्टा भी उतरे तो वो गैरत खा लेते हैं। वो फखर से कह रहा था या अफसोस से, इबादत समझ नहीं सकी। अगर ऐसा है फिर तो मुझे बड़ी बुरी नज़र से देखा जाएगा। उसने बाजू पे डाले मफलर को वापस गर्दन में पहन लिया। मुनीब ने कोई तबसरा नहीं किया। वो लॉन के दरमियान बनी पथरीली रविश से गुजर रही थी। लॉन में फवारा नस्ब था, एक फूल की तरह का फवारा जिसका पानी फुआर बनकर गिर रहा था। उसकी मधुर और छमछम ने खामोश फिजा में एक मौसीकी बना दी थी। मुनीब जीने उतर के हवेली को छोड़ के बिल्कुल पिछली तरफ आ गया। वो अंदाजा कर सकती थी कि अगर वो थोड़ा आगे मजीद चली तो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएगी। एक बात बताओ, यहाँ गैरत के नाम पे कत्ल तो नहीं होते? उसने अपनी शर्ट का दामन नीचे खींचते हुए जरा झिझक के पूछा। मुनीब खान मुस्कुराया। अभी तक तो नहीं हुआ, आगे अल्लाह जानता है। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर ये लोग औरतों के पर्दे के मामले में इतने कट्टर हैं तो इज्जत के मामले में कितने होंगे। उसने झुरझुरी सी ली। मैंने रिसालों में पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है कि शुमाली इलाकों में लोग गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं, मगर इस हवेली में नहीं हुआ। वो रिसान से कहते हुए हवेली के अंदर आके मरकज़ी दरवाज़े पर वो रुक गया। उसका सामान पीठ से उतार के नीचे रख दिया, फिर दरवाज़े के साथ लगी बेल बजाई और इंतज़ार करने लगा। मरकज़ी दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था, उस पर नक्श निगारी हुई थी, खूबसूरत शाहों वाले फूल उस पर खुदे हुए थे। बड़ी पत्तियाँ जो ऊपर जा रही थीं, फिर मुड़ के बेल की तरह नीचे आ जाती थीं। उसे खुशगवार हैरत से देखा। ऐसे दरवाज़े उसने सिर्फ़ लाहौर में देखे थे, मोटे, वज़नी और मुनक्किश।
कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक फरबा खातून बाहर आई। चेहरे पर दुपट्टे का पल्लू इस तरह खींच रखा था कि सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। चच्ची, आपका मेहमान आ गया, मुनीब ने नजरें झुका के कहा। उनकी सुरमे से अटी सी आंखें इबादा की तरफ घूमी। उन्होंने उसको सर से नीचे तक बहुत गौर से देखा। ये इनका सामान। उसने इबादा का बैग आगे करके उनके सामने खड़ा कर दिया। तुम इसे लेके आया है? बैग का हैंडल पकड़ते हुए उन्होंने सरसरी सा पूछा। नहीं चच्ची, छोटे खान भी गए थे साथ। मुनीब की नजरें फर्श पे टिकी हुई थी। ठीक है, जाओ तुम, चच्ची ने ऐसे सपाट लहजे में कहा कि मुनीब तेजी से पलट गया। जैसे वो ना भागा तो पीछे से चच्ची उसे गोली मार देंगी। उन्होंने उसको इसको पुकारा। जी, वो गड़बड़ाई। कैसे आया है, गाड़ी से या ट्रेन से? उन्होंने चेहरे से पल्लू हटाया। वो भुसभुसे गालों और छोटी आंखों वाली सफेद खातून थी। कनपटियों, ठोड़ी और भौहों के दरमियान तीन तीन नुक्ते थे जैसे पे के होते हैं। लाहौर से जहाज में और एयरपोर्ट से गाड़ी में। वलायती है? उन्होंने शायद उसके कपड़ों की वजह से पूछा था। नहीं तो पाकिस्तानी हूँ। वो हंस दी। उन्होंने सर को जुम्बिश दी। चलो मेरे साथ आओ। वो उसका बैग पकड़ के अंदर ले गई। दरवाजे के अंदर एक बड़ा सहन था, ऐसा सहन जिसमें ऊपर की 3 मंजिलों की राहदारियां खुलती थीं। दरमियान में एक फवारा नस्ब था। इस फवारे के इर्द गिर्द लकड़ी के तख्त रखे हुए थे। उसने कदम चौखट पे रखा तो दंग रह गई। वहां औरतों का समुंदर आबाद था, ऐसा समुंदर जिसमें हर साइज, हर हुजम, हर उम्र और हर रंग की औरतें थीं। सब अपना अपना काम कर रही थीं। बच्चे, जिनमें लड़के भी शामिल थे, सहन में उधम मचा रहे थे। कुछ ज़ईफ़ुल उमर ख़वातीन सहन में नस्ब लकड़ी के तख्तों पर विराजमान थीं। लड़कियां राहदारियों, लॉबियों और सहन की सीढ़ियों पर बैठी शौख बातें कर रही थीं। उनका शोर इस कदर था गोया यहाँ औरतों के लिए मीना बाजार लगा हो। इतना रश देख के उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। क्या हुआ? चची ने उखड़े लहजे में पूछा। इतना रश, इतने सारे लोग, मीना बाजार लगा है क्या? उसने टोंट किया। चची के चेहरे पर नागवारी उभरी। ये हमारा खानदान है, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा। वो शर्मिंदा हो गई। सॉरी। इस हवेली में ऊंचा बोलने का पाबंदी है, खासकर औरतों का। अगर जरा सी आवाज बाहर गई तो खान जी बहुत नाराज होता है, इसलिए हम ऊंचा नहीं बोलता। अंदर शोर करने पर पाबंदी नहीं है क्या? उसने दिल में सोचा। ये लो रेशमे, ये बैग गुल के कमरे में ले जाओ। और तुम? उन्होंने उसका बैग एक दुबली पतली सी लड़की को पकड़ाया, फिर उसकी तरफ पलटी। तुम हमारे साथ आओ, बीजान से मिल लो। बीजान? उसे चौंक के यहाँ वहां देखा। वो कौन थी? चची अपना आंचल माथे पर आगे खींचते सहन में चली गई। वो भी उसी लय में उनके पीछे पीछे आई। वहां मौजूद सभी औरतें अपनी अपनी जगह ठहर के उसे देख रही थीं, जैसे कोई आलमी अजूबा देख लिया हो। भयानक, अजीब, डरावना। सहन में फव्वारे के मुखालिफ तख्त पर एक उधेड़ उम्र खातून बैठी हुई थी। उनके पैर नीचे पीढ़ी पर थे, जिनमें एक लड़की मेहंदी लगा रही थी। उन्होंने बालों में भी मेहंदी लगा रखी थी। उनके हाथों के दाएं बाएं लड़कियां बैठी हुई थीं। उनके उनकी हाथों की उंगलियों के बालाई पोरों पर लगी मेहंदी को छोटे छोटे कपड़ों से बांध रही थी, जैसे उंगली की पट्टी करते हैं। बीजान, चची ने करीब जाके उनका नाम लिया। मोअम्मर खातून ने सर उठाया। ये हान जी का मेहमान है, लाहौर से आया है। चची ने अपने मजबूत हाथों से अपने बाजू से पकड़ के बीजान के सामने नुमाइशी अंदाज में खड़ा किया। उन्होंने आंखें मेज के इबादा के खिसियाने चेहरे को देखा, जो तकल्लुफ से मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीजान ने सलाम का जवाब दिया, फिर अपना दायां हाथ लड़की से छुड़ा के उसके आगे फैलाया। वो ठिठक गई। क्या हुआ, चोट लगी है क्या, जख्मी है हाथ? उसने कलाई से उनका हाथ थाम के उलझन से ऊपर नीचे पलटा। हाथ चूमने का कह रही हैं? हैं, हाथ चूमो, हमारा रिवाज है। चची ने सख्त लहजे में पुचकारा। ओह! वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। उसने झुक के उनके हाथ की पुश्त चूमी, फिर आंखों से लगाया और नरमी से छोड़ दिया। शांदूर के लिए आया है? वो हाथ पीछे करते हुए पूछने लगी। नहीं, वो हाँ, हाँ, शैंदूर के लिए ही आया। इससे पहले कि वो बोलती, चच्ची तेजी से बोली। उसने चौंक के उन्हें देखा। वो शैंदूर के लिए तो नहीं आई थी। वो तो सलामत रहो, सारा जश्न देख देख के जाना। समीना, इसकी खिदमत में कोई कमी ना रहे। बीजान ने बड़ी बहू को तंबीह की। जी बीजान। उन्होंने तावेदारी से सर हिलाया और फिर इबादा की तरफ पलटी। तुम अब जाके आराम करो, रेशमे ओ रेशमे, वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी। जी चची। रेशमे तेजी से सामने आई। इसे ले जाओ, जाओ लड़की, आराम कर लो। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रख के थपथपाया। इबादा को थपकी बहुत अजीब लगी, शायद उनके हाथ सख्त थे। वो सर झटक के रेशमे की तरफ चली गई। रेशमी उसका बैग उठा के ले जा रही थी। उसका शीशे के काम वाला आंचल उसके टुकड़ों को छू रहा था। वो काफी चुस्त कदम उठा रही थी। इबादा उसके पीछे तकरीबन भाग रही थी। चलते चलते रेशम एक बार पलटी। इबादा शौक से हवेली को देख रही थी, जैसे पहली बार ऐसी कोई चीज देखी हो। तुम जानवरों को डॉक्टर है? रेशमी ने बेयकीनी से पूछा। जी।
چچی جھوٹ بول رہا تھا کہ تم صرف مہمان ہے، یوسف خان نے بتایا تھا ہم کو تم شندور کے لیے نہیں آیا، گھوڑوں کا علاج کے لیے آیا ہے۔ میرا بھائی نے میرا ذمہ داری لگایا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ اب تم کو جو کام ہو وہ مجھ کو کہنا میں کرے گا، کچھ منگوانا ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، سب میں لا کر دے گا۔ وہ اپنائیت سے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ عبادہ خوشگواریت سے حویلی کی ساکھ سجاوٹ دیکھنے میں مصروف تھی۔ حویلی کا نقشہ جتنا باہر سے پیچیدہ پیچیدہ لگ رہا تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ گلی کے اندر گلیاں نکلتی تھیں، دروازوں کے اندر دروازے تھے، جیسی کوئی بھول بھلیاں ہوں۔ یہاں موجود تقریباً ہر چیز لکڑی سے بنی تھی۔ فرش کی سطح البتہ سنگ مرمر کی تھی۔ راہداریوں کو سہارے دینے کے لیے جو لکڑی کے ستون بنائے گئے تھے، ان پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، اور یہ بیلیں راہداریوں کی منڈیروں سے ایسی الجھی ہوئی تھیں کہ یک لخت دیکھنے پر وہ صحن کے پردے لگ رہے تھے۔ وہ پوری حویلی ان کی سجاوٹ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ تو تم جانوروں کا علاج کرتا ہے؟ ریشمے نے پھر تصدیق کی۔ جی، اس نے تکلف سے سر ہلایا۔ تم لاہور میں ہوتا ہے؟ جی۔ وہاں بھی یہی کام کرتا ہے، جانوروں کا علاج؟ ظاہر ہے۔ لاہور میں جانور ہوتا ہے کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہوتے ہیں نا، کتے، بلیاں، مرغیاں، بکریاں۔ اچھا، حیرت ہے، میں نے سنا ہے کافی روکھا ہوا شہر ہے وہ، کک مزہ نہیں وہاں۔ اس کے نظریات پہ وہ نرمی سے ہنسی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت شہر ہے وہ۔ اچھا، پھر میں نے غلط سنا ہوگا۔ وہ خائف سی ہو گئی۔ وہ لابی مڑ کے اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کا بیگ اس نے ایک ہاتھ سے اٹھا رکھا تھا، وہ بیگ جسے منیب کندھے پر لاد کے لایا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ لڑکی بے حد دبلی پتلی تھی، پھر اس کا بھاری بھرکم بیگ کیسے اٹھایا ہوا تھا؟ تم اکیلا آیا ہے؟ جی، لاہور سے چترال اکیلا؟ وہ بالائی سڑک سیڑھی پہ رک کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ جی۔ تمہارے ماں باپ نے تم کو آنے دے دیا؟ وہ سیڑھیوں کے ریلنگ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ ریلنگ پہ پھولوں کی نقش نگاری کھدی ہوئی تھی۔ جی۔ کمال ہے، ہم کو اتنا دور اکیلا کبھی نہ جانے دے۔ تمہارے ماں باپ کا ظرف بہت بڑا جو تم کو ادھر اکیلا آنے دیا۔ ہاں، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اب وہ ریشمے کو کیا سمجھاتی کہ وہ کتنے پاپڑ بیل کے یہاں آئی ہے۔ ریشمے کے پیچھے چلتی وہ دوسری منزل کی بائیں راہداری میں سب سے آخری والے کمرے کے سامنے آ گئی۔ ریشمے نے اس کا بیگ کمرے کے اندر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم ادھر رہے گا۔ کمرہ؟ یعنی کمرہ؟ وہ جسے ریشمے کمرہ کہہ رہی تھی وہ کمرہ نہیں تھا، محل تھا، شاہی محل۔ اتنا بڑا اور ہوادار کمرہ، اتنا کشادہ، اتنا وسیع، اتنا تکلف سے سجا ہوا۔ وہ مبہوت انداز میں اندر آئی، اپنا اسکارف اور بیگ پیک اتار کے بیڈ پہ اچھالا، پھر ایڑیوں پہ گھوم گھوم گئی۔ کتنا حسین کمرہ تھا۔ مشرقی دیوار میں 4 کھڑکیاں تھیں جو اس وقت کھلی ہوئی تھیں، پردے ہٹے ہوئے تھے، باہر سے تنومند ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ جنوبی دیوار کے ساتھ شاہی پلنگ تھا، پلنگ جس کی پوائنٹیوں اور کراؤن پر وہی نقش کھدے ہوئے تھے جو باہر لکڑیوں پر کھدے تھے۔ بیڈ کے چاروں اور جالی دار پردے گر رہے تھے، اوپر سیلنگ سے فانوس لٹک رہا تھا۔ شمالی دیوار میں واش روم تھا اور اسی کی سیٹ میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی میزیں اور 2 کرسیاں نصب تھیں۔ دیواروں پر تجریدی آرٹ کے نمونے تھے اور کچھ لکڑی پر کھدے شیر، چیتے اور بھیڑیے۔ کمرہ پسند آیا تم کو؟ ہے نا؟ ریشمی نے اس کے کھلتے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اخذ کیا۔ بہت۔ وہ خوشی سے اچھل کے سیدھی ہوئی۔ شکر اللہ کا۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ عبادہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگا مجھے کمرہ پسند نہیں آئے گا؟ ہاں، تم شہری لڑکی ہے نا، تمہارا پسند ناپسند ہم کو معلوم نہیں تھا، اس لیے مجھے لگا شاید تم کو گاؤں کی طرز کا یہ کمرہ اچھا نہ لگے۔ ارے نہیں، کمرے میں بنیادی سہولیات ہونی چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ سارا سہولت ملے گا اس کمرے میں، حویلی کے اس کمرہ میں کوئی کم از کم کوئی کمی نہیں۔ وہ مبالغہ آرائی کرنے لگی۔ عبادہ بیڈ کی پوائنٹی پر بیٹھ گئی اور ران پہ ٹانگ رکھتے ہوئے جوتے کھولنے لگی۔ چلو ابھی تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہے۔ ریشمے مسکرا کے کہتی جانے کے لیے مڑ گئی۔ سنو ریشمے، اس نے آواز دی۔ وہ ایڑیوں کے بل پلٹی۔ ہاں، تم سب عورتیں، یہ سب جو میں نے نیچے دیکھی، یہ سب یہی رہتی ہیں اس حویلی میں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی، سب ادھر ہی رہتا ہے۔ کتنے خاندان آباد ہیں یہاں؟ اس نے جوتے اتار کے ایک طرف رکھے، پھر انگلیوں میں مساج کرنے لگی۔ ایک ہی۔ ریشمے نے شانے اچکائے۔ ایک؟ اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں، قبیلہ بھی یہی رہتا ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، باقی ادھر ہی ہوتا ہے۔ دراصل ہمارے داجی سردار کے والد تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے یہ حویلی بنائی تھی، اور اس حویلی میں ان کے 3 بیٹے رہتے تھے۔ ان 3 بیٹوں میں میرے داجی سردار بنے۔ داجی کے بچے بھی یہیں رہنے لگے۔ یہ ایک آدمی کا بچہ نہیں ہے، ہم دادوں پر دادوں کی اولادیں ہیں۔ اس میں دادا کے بھائیوں کے پوتے پوتیاں، بہویں، بیٹیاں، سب کل ملا کے 300 لوگ رہتے ہیں یہاں۔
300! उसकी आंखें हैरत से फट गईं। हाँ, 200 औरतें और 100 मर्द। इबादा को समातों पर गुमान गुमान हुआ। उसने बेड से पैर उतारे और गहरे गहरे सांस लिए। तुम तुम लोग 200 औरतें यहाँ रहती हो? हाँ, क्यों? इतने सारे लोगों को खाना कपड़े कैसे देते हो? बना के, वो मासूमियत से बोली। आगे चलकर तो आबादी मजीद बढ़ेगी। फिर यहाँ, उसने उंगली से दाएं बाएं इशारा किया, इस हवेली में सबको एडजस्ट कैसे करोगे? हमेशा तो सब एक साथ नहीं रहेगा डॉक्टरनी। जमाना बदल रहा है। हमारा बहुत सारा कजन तो शहरों में शिफ्ट हो गया है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो रिसान से बोली, फिर तवक्कुफ किया और जज्बाती अंदाज में यहाँ वहां देखा। जल्द इस शानदार महल का बंटवारा हो जाएगा। सब अलग अलग हो जाएंगे, अपना अपना जिंदगी जिएंगे। ठीक ठीक, उसने तसल्ली से सर हिलाया। अब मैं जाऊं? रेशमे ने पूछा। हाँ जाओ, उसने मुस्कुरा के कहा। वो ममनूनियत से सर हिला के जाने के लिए मुड़ी। चंद कदम आगे लिए, दफतन कुछ याद आया, वो ठहर गई और कदम कदम चल के वापस इस तक आई। इबादत ठिठक गई। एक बात कहूँ? कहो। मेरा नाम रेशम है, रेशमे नहीं। ये जाहिल औरतें यहाँ सबके साथ बड़ी ये लगाता है। गुलमीने, पलवशे, जरीने, आमीने, सब ही ऐसे ही लेते हैं। कोई सही नाम नहीं लेता। क्या मतलब? ये लोग लगाते हैं, यहाँ की जुबान में नहीं बोला जाता क्या? उससे चौंक के वो पूछा। नहीं नहीं, ये तो रिवायत बन गया है। यूं समझो किसी किसी ने कभी बोला होगा। अब तो सब जानबूझ के बुलाता है। हालांकि जब हम नाम लिखता है तो बड़ी ये नहीं लगाता। शनाख्ती कार्ड पर मेरा नाम रेशम ही है। वो कसम खाने को तैयार थी। ओह! उससे सारी ला। चलो फिर मैं तुम्हें रेशम बुलाऊँगी आइंदा। मेहरबानी, अब आप आराम करो, मैंने आपका बहुत मगज़ खा लिया, मैं चलता हूँ, चची इंतज़ार कर रहा होगा। उसने कहा था मेहमान को तंग नहीं करना। मैं इधर मज़ीद रुका तो वो मुझे डाँटेगा, खुदा हाफ़िज़। वो दुपट्टा आगे खींचती तेज़ी से बाहर निकल गई। वो मुस्कुरा के रह गई। उसने एक बार फिर सारे कमरे में नज़र डाली और उसकी सजावट को दिल ही दिल में सराहा। वो बेड की पॉइंटी पर बैठी तो गद्दा बेहद नर्म और नफीस लगा। जालीदार पर्दे ऊपर बंधे हुए थे। बेडशीट सफेद थी जिस पर हाथों से कढ़ाई की गई थी। तकियों के गिलाफ भी शीशेकारी से कुंदा थे। वो खुद को पीछे फेंक के लेट गई और आंखें बंद की। वो किसी महल के हरम सरास सरे में पदारी थी। उसने गुलेल के प्लास्टिक की स्ट्रैप्स के ऐन वस्त में लगे चमड़े के टुकड़े में गोल कंकर को दबाया। फिर गुलेल को उठा के चेहरे के सामने लाई। बाएं हाथ से गुलेल की लकड़ी आगे धकेली और दाएं हाथ से गुलेल की स्ट्रैप्स को पीछे खींचा। आंख बंद की और पत्थर को पीछे छोड़ दिया। पत्थर किसी गोली की तरह सरसराता हुआ बेर की टहनी पे बैठी चिड़िया को लगा। फिजा में चिड़िया की दिलखराश चीख गूंजी और अगले ही लम्हे दरख्त से कुछ गिरता दिखाई दिया। जमीन पर धप की आवाज आई। बेर के नीचे मोर्चा बना के खड़े बच्चे अपनी छावनी छोड़ के तेजी से इस तरफ भागे। चिड़िया के करीब गए तो देखा चिड़िया फड़फड़ा रही है। कंकर से उसका पंख जख्मी हुआ था। मार दिया गुलेबाजी, निशाना लग गया। माहिद पैरों पे उछल उछल के कह रहा था। 14 साल का इब्राहिम जो उसके साथ खड़ा था, उसने एक जोरदार झापड़ उसकी गुद्दी पर मारा। खाना खराब का बच्चा, चाकू निकालो जल्दी, वो मुर्दार हो जाएगा। ओह खुदाया! माहिद ने माथे पे हाथ मारा, फिर तेजी से जेब से चाकू निकाल के उसे पकड़ाया। इब्राहिम ने कमाल महारत से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और चिड़िया को हलाल कर दिया। फिर उसकी जान निकलने का इंतजार किया। जैसे ही उसकी जान साकित हुई, उसने चिड़िया को उसकी टांग से पकड़ा और बेर की ओट में पड़ी टोकरी उठाई। दरख्त के साय से जब वो कदम कदम बाहर आया तो वो ऊपर हवेली की तीसरी मंजिल की राहदारी में मुंतजिर खड़ी थी। उसने भवों पर हाथ का छज्जा बना के उसे देखा। कितनी हुई? उसने मुंडेर की चार दीवारी पर हाथ रख के नीचे झांका। ये 28वां है। इब्राहिम ने चिड़िया को टोकरी में रखते हुए बताया। सिर्फ 28? उसे सदमा हुआ। 28 से क्या होगा? उससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम सारी पलटून को क्या खिलवाऊंगी? इब्तिहाज भाई का बंदूक लाओ, तुम उससे शिकार करना, देखना 1 घंटे में चिड़िया के ढेर लग जाएंगे। इब्राहिम ने शाने कड़ा के मुखलिसाना मशवरा दिया। 1 मिनट, उसने आंखें चुंधिया के जासूसों वाले अंदाज में उसे ताड़ा। तुमने उनकी बंदूक कहाँ देखी? इब्राहिम ने सर की पुश्त खुजाई। वो क्या? गुल ने कुमलाए अंदाज में पूछा। मैंने उनके कमरे में दीवार के साथ लटका हुआ देखा है। तुम उनके कमरे में कब गए? अब इब्राहिम को अपनी शामत आती नजर आई। इससे पहले कि वो मजीद गुल की तफ्तीश का मुर्तकब ठहरता, किसी ने पीछे से आके गुल के जूड़े में हाथ डाला और उससे पीछे खींचा। आह! उसने जोरदार चीख मारी। कौन हो? छोड़ो मुझे। शैतान की दादी! कितना आवाज दिया तुमको? कानों में रुई ठोंसा हुआ है। वारिद ने उसकी मुंडी पीछे खींच रखी थी। पलवशे! उसने आवाज पहचान ली। पलवशे, छोड़ो मुझे, वरना कुछ ही देर में अपने हाथों से महरूम हो जाओगी। अच्छा, कैसे? पलवशी ने उसे चैलेंज किया। गुल ने ताव खाया। अब बात इज्जत की थी।
हुलेल नीचे फेंक के उसके कलाई पर गिरफ्त मजबूत की, फिर पीछे मजीद खुद को झुका के उसने पलवशे की गर्दन में हाथ डाला और उसे एक ही झटके से बगल के नीचे दबा के आगे किया। पलवशे ने हनूज उसका जूड़ा पकड़ रखा था, जिसकी वजह से गुल की गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। गुल ने अपने तेज नाखून उसकी उंगलियों में गाड़े। पलवशे की एक सिसकी निकली और अगले ही पल उसकी दोनों कलाइयां गुल के हाथ में आ गईं। गुल ने उसके बाजू कमर में ले जाके सख्ती से जकड़ लिए, फिर उसे झटका दिया। जब हिम्मत आ जाए पलवशा बीबी तो मुझसे मुकाबला करना। तुम जैसी चटांग भर की लड़कियों को मैं अब बाएं हाथ से सीधा करती हूँ। उसके कान के पास वो सरगोशी के अंदाज में बोली। शाबाश गुल्लेबाजी। नीचे से माहिर ने तालियां बजाईं और साथ ही 17 बच्चों के बाकी ग्रुप ने हूटिंग शुरू कर दी। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रही है। पलवशी को अपनी हजीमत पर तैश चढ़ा। कुल ने उसे मुंडेर के करीब ले जाके उसे चार दीवारी से नीचे झुकाया। बताओ, छोड़ दूं? पलवशी ने तीसरी मंजिल से नीचे झांका तो उसका दिल डूब के उभरा। पीछे करो, पीछे करो। वो आंखें मेज की हवास बहता अंदाज में चिल्लाई। उसने पलवशी को पीछे किया, फिर उसके हाथ छोड़ दिए। वो आगे को लुढ़क गई। बताओ, क्यों आई हो? गुल ने सीने पे हाथ बांधे। रेशमे बुला रही है तुमको। उसके साथ पेटी से अपना बिस्तर और रजाई निकाल के धूप लगवाओ। पलवशी ने आंसू घोंट के बताया। उसके बाजुओं में कंधे के करीब दर्द की टीसी उठ रही थी। उसने भवें उठाई। क्यों, वो लाहौर की मलिका एलिजाबेथ आ गई? हाँ, कैसी है वो? तुमसे 4 इंच कद बड़ा है, 10 किलो मोटा है और कई गुना ताकतवर भी। पलवशा ने नरूठी अंदाज में कहा कि देख लो, तुम्हारी टक्कर की लड़की आ गई है। अब उस पे अपना बस चलाकर दिखाओ। गुल ने कुछ सोचते हुए गाल पे उंगली बजाई। तुम आकर रेशमे की मदद करो, मैं दोबारा बुलाने नहीं आएगा। वो उस पे एक एहतजाजी नजर डालकर अंदर चली गई। गुल के चेहरे पर तफक्कुर के आसार छाए गए। तफक्कुर के आसार छा गए थे। उसकी नीली आंखों में एक साया सा लहराया। वो कुछ सोच रही थी। गुले, इसको पका के लाऊं? इब्राहिम ने उसे आवाज दी। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। वो गहरी सोच में थी। गुले, इब्राहिम चिल्लाया। वो चौंक गई। उसने नीचे देखा। इसको पकाऊं? वो चिड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। हाँ, पकाओ, मेरे लिए भी लाना। ले आऊंगा, इब्राहिम ताबेदारी से कहता हवेली की बाईं सिमत मुड़ गया। वो मुंडेर पे खड़े होकर सामने जंगल को देखने लगी। एक मुर्दा एहसास उसके अंदर ऐसे आया जैसे अचानक मौज में दरिया आता है। उसने उसके अंग अंग में उतर के उसके वजूद को लपेट में ले लिया। वो चाहती भी तो कभी इस गम से नहीं निकल पाती थी, इसलिए उसने खुद को इस खोल में बंद करना बंद कर दिया था। वो अंदर इस गम के साथ रहती थी और बाहर उस जालिम रूप के साथ, जहां वो ना सिर्फ बदतरीन और बद इखलाक लड़की थी, बल्कि खान हवेली का एक बागी फर्द थी। बागी। वो डेरे में एक कमरे में सोफे पर विराजमान थे। बादामी रंग की सलवार कमीज पहने, कंधों पर पीछे से शॉल डाले, अपने बाएं बाजू पर तेल मल रहे थे। वो अपने अधूरे बाजू में सुनहरे रंग का मसनूई हाथ पहनते थे, जो उनकी कमी तो दूर नहीं करता था, अलबत्ता उनको बदसूरत और अधूरा नजर आने से बचा लेता था। वो चित्राल के सरदार थे, कद-काठ के लिहाज से ऊंचे और मजबूत थे, चेहरे पर घनी मूंछें थीं और आंखों में हर वक्त अताप नजर आता था। चित्राल का हर बासी उन्हें झुककर सलाम करता था। ये उनकी शख्सियत थी, जिसका तनतना मुकाबिल की टांगे कांप देता था, मगर ये वाहिद ऐसी कमी थी जिसको किसी से छुपा नहीं सकते, अलबत्ता ढकने की कोशिश वो पूरी करते थे। इस वक्त कलाई पे तेल लगाते हुए वो किसी गहरी सोच में थे, और ये सोच इस बंदे के बमूजिब थी जो इस वक्त डेरे में बैठा हुआ था, कालाश का सरदार शाह सवार। कालाश चित्राल का वाहिद कबीला था जिसे खोवार सरदारों से बैर थी। इस बैर की वजूहात मकामी लोगों की जुबानी बेशुमार थी, लेकिन असल वजह खुद शायद कालाशी भी नहीं जानते थे। वो हर वक्त सरदार की मुखालफत करते और अपने अताप से दूसरे कबाइल को भी सरदार से मुतनफिर करते थे। यूसुफ खान हमेशा मसलहत की बात करते थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़राब ना हो और इलाके में अमन और अमान कायम रखने के लिए उन्होंने मज़ाकरात में हमेशा पहल की। लेकिन वो कालाश के मुतालबात नहीं मानते थे। कालाशियों के मुतालबात बड़े या बुरे नहीं थे। वो हक की बात करते थे, लेकिन बतौर सरदार यूसुफ खान इन कामों में मुदाखलत नहीं कर सकता था जो कार सरकार के ज़ेर आते थे। उनके 2 गार्ड्स दरवाजे पर राइफल क्रॉस में पकड़े चौकन्ना अंदाज में इधर-उधर देख रहे थे। इसी असना उचके शानों से चलता और गुस्से से तपता हुआ इब्तिहाज सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी गन हाथों में लटकाए चला आ रहा था। गार्ड्स के करीब रुक के उसने दोनों को तल्खी से देखा, फिर दोनों को शानों से धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। यूसुफ खान ने चौंकते हुए एक नज़र उस पर डाली, फिर वापस अपना काम करने लगे। वो ढीठों की तरह उनके सामने सोफे पर बैठ गया और टांगे क्रॉस बनाकर मेज पर रख दी, जहां उनका मसनूई हाथ पड़ा था। उन्होंने उसकी हिलती खेड़ियां देखी। उनके चेहरे पर नागवारी छा गई। अगर तुम मेरे बेटे ना होते इब्तिहाज खान, तो इस गुस्ताखी पर मैं तुम्हारी टांगे कटवा देता। वो ठंडी बेरहमी से बोले।
पर तो काट दिए हैं, टांगे भी काट दें। उसने दो बदू जवाब दिया। यूसुफ खान खामोश हो गए। वो जानते थे कि उनका 30 साला बेटा किस बात पर इतना भड़का हुआ है, लेकिन फिल वक्त वो किसी किस्म का जाती तमाशा नहीं देखना चाहते थे। कुछ देर तवक्कुफ के बाद वो बोले, उसे ले आए? उन्होंने वादा की बाबत पूछा। ले आया और हवेली छोड़ दिया है, नौकर जो हूँ आपका। वो बदले हाजी करने लगा। उन्होंने सर झटकते हुए मेज पर पड़ा रबड़ का मोजा उठाया और दाएं हाथ की मदद से बाएं बाजू पर पहना। उसके बाद उन्होंने अपना मसनूई हाथ उठाया और पहनने लगे। इब्तिहाज इस्तेजाइया नजरों से देख रहा था। तुम्हें कुछ कहना है? वो उसकी बेचैनी भांपते हुए पूछने लगे। आपके पास वक्त नहीं है खान, आपका मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। वो तलखी से बोला। और शायद तुम्हारी बात ही इतनी बेमायनी है कि मैं सुनना नहीं चाहूंगा। वो करोफर से कहते खड़े हो गए। इब्तिहाज के तन बदन में आग लग गई। किसी का बाप इतना सफा कैसे हो सकता था? सगी औलाद के साथ ऐसी बेरुखी कौन बरतता है? वो बेड के पास आए जहां उनकी दस्तार पड़ी थी। उन्होंने अपनी दस्तार उठाई और सर पर पहनने लगे। चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, अंदाज में बेनियाजी थी। क्या आपको कभी मेरी परवाह होगी? वो आतिश फिशां की तरफ हट गया। उन्होंने एक नजर उसे देखा, फिर नजरें घुमाई। शाह सरदार किस कमरे में है आलाम? उन्होंने ऊंचा से कहते हुए गार्ड को मुखातिब किया। इफ्तिहाज ने जब्त से उन्हें देखा। बैठक में है खान। चलो फिर। वो कहते हुए आगे आए और झुककर मेज से फोन उठाने लगे। इब्तिहाज अंदर अंदर से खोल रहा था। उन्होंने झुके झुके उसे देखा। तुम्हें अपनी परवाह होती नहीं थी, वगरना बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार कर रहा था। अब जो तुमने बोया है वो काटोगे। वो सर्द मोहरी से कहते हुए उस पर एक उचटती नजर डाल के सीधे हुए और बाहर निकल गए। उसने गुस्से से पिस्तौल उठा के मेज पे दे मारी। चटाख की आवाज आई और मेज की सतह पे क्रैक पड़ गया। वो रेशम को ढूंढते हुए किचन में आई। किचन में हस्बे मामूल औरतों का इतना रश था जितना शादियों के मौका पर होता है। हर तरफ चेहरे ही चेहरे नजर आ रहे थे। किचन बड़ा था, इतना बड़ा जितना दो कमरे होते हैं। एक तरफ तनूर था और भट्टियां सुलग रही थीं। दूसरी तरफ तख्तों पर सब्जी तरकारी काटी जा रही थी। खिड़की के साथ वाले चूल्हे लगे थे जिन पर सिर्फ फरमाइशी खाने पकते थे। वहीं रेशम खड़ी थी। उसने बड़े से चैनक में चाय चढ़ा रखी थी और साथ काउंटर पे बड़ी ट्रे में लवाजमात रख रही थी। वो कदम कदम चलती उसके पास आई। काउंटर से लग के उसने ट्रे से नान हथाई उठाई। लाहौरी लाहौरी भेड़ की खातिर मदारत कर रही हो? उसने रेशम की तरफ कमीनी से मुस्कुराहट उछाली। तुम? रेशम तेवरा के पलटी। किधर था? कब से बुला रहा था मैं? छत पे थी, उसने सुकून से बताया। क्या कहा? रेशम को ठीक से सुनाई नहीं दिया। छत पे थी, चिड़िया मार रही थी पिछले लॉन के बेर के दरख्तों में। वो ट्रे में मौजूद बाकी बिस्किटों को उंगली से गिन रही थी। दूसरा कौन सा खाया जाए? तुम छत पे गई थी? या अल्लाह, तुम जानता है किसी को पता चला तो क्या होगा? रेशम उसके करीब आके दबे दबे गुस्से से बोली। किचन इस वक्त औरतों से भरा हुआ था। गो के यहाँ उर्दू किसी को नहीं आती थी, लेकिन वो दो लड़कियों की खुसर पुसरी पे कान जरूर धर सकती थी। किसी को नहीं पता चला। वो बेपरवाही से बोली। कौन सा खाऊं? नान खटाई, जीरा, दूध या फिर खोए वाला? अगर पता चल गया तो? रेशम ने कमर कमर पे हाथ रखे। पता तब चलेगा जब कोई मुखबरी करेगा। उंगली दूध वाले बिस्किट पे रखी। मेरे साथ वाले जो थे वो ऐसी जरूरत नहीं करेंगे। उसने पलके उठा के रेशम को एयारी से देखा। तुम करोगी? मैं? वो गड़बड़ा गई। हाँ तुम। उससे बिस्किट उठा लिया। मेरा मत नहीं मरा जो मैं ऐसा करेगा। तुमसे पंगा लेना मतलब लाहौल वाला कुवत। रेशम ने उसके हाथ से बिस्किट लेकर वापस ट्रे में रख दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एहतियात करो। तुम जिस तरह पर निकाल रहा है ना, बहुत जल्द तुम्हें पिंजरे में कैद कर लेंगे खान जी। फिर तुम फड़फड़ाता रहना। कैद? और मैं? उसने तमस्खुर से चांदी छटके। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल का बच्चा भी पैदा हो जाएगा। तुम एक दफा खान जी के हाथ तो चढ़ो। रेशम ने चैनक उठा के ट्रे में रखे प्याली में चाय उंडेलना शुरू कर दी। गुले बच्चे। इसी असना में कहीं से चची की आवाज आई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बेजारी से काउंटर से हटी। चची उसके पास आ गई थी। कहाँ था तुम? कितना काम पड़ा है घर में, कौन करेगा? जल्दी करो। शाबाश। हाथ बटाओ जरमीने का। वो आटा गूंद रहा है। तुम क्यों नहीं करती चची? तुम्हारे मोटे हाथों में मेहंदी लगी है। वो इंतहाई बदतमीजी से बोली। गुल। रेशम ने टोका। मुझे काम ना कहना चची। मैं मुट्ठी भर भर के आटे में रेत डाल दूंगी, फिर खिलाती रहना पूरे कबीले को रेत की रोटी। वो जहरखुंद लहजे में कहती पैर पटक के वहां से निकल गई। गुल ने हाथ में चैनक पकड़े चची को देखा जो धुआं धुआं चेहरा लेके रह गई थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गई थी। यहाँ की फिजा में एक रूह अफरोज ताजगी और तमकनत थी जो आसाब और दिमाग को सुकून दे रही थी। वो चंद घंटे सोई, उसके बाद असर के वक्त उठ गई। नहाने के बाद उसके मसाम खुल गए थे। चित्राल का पानी साफ सुथरा, ठंडा और खुशगवार था।
اس کی طبیعت کا بوجھلپن دور ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بالکنی میں ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے یہاں وہاں جھانک رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، کندھوں کے گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی، بال ابھی تک نم تھے۔ بالکنی میں لکڑی کا جھولا لگا تھا، دیوار میں کھونٹی سے بڑی سی رسی فائر بریگیڈ کے پائپ کی طرح گول گول لپٹی ہوئی تھی۔ ریلنگ کے ساتھ کتار میں خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے ہوئے تھے، انہی گملوں میں سے بعض کی بیلیں جھولے کے ستونوں کے گرد کسی دوشیزہ کے بالوں کی طرح لپٹی ہوئی تھیں۔ بالکنی کے آگے درختوں کا جھنڈ تھا، گھنے اور پراسرار سے درخت۔ دور دور تک کوئی دوسری بالکنی نہیں تھی، صرف حویلی کی منڈیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جھانک جھانک کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جب کسی کی کھنکھار سنائی دی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ ریشم اس کے لیے شام کی چائے لائی تھی۔ اچھا لگا ہمارا چترال؟ وہ جھک کے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، کافی خوبصورت ہے۔ وہ جھولے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ عصر کا وقت تھا، بالکنی سے کوہ ہندوکش کے پہاڑوں پر شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ہر طرف عجیب سی اداس گہما گہمی تھی، جیسے سفر تمام ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ ریشم نے اس کے لیے شیشے کی پیالی میں چائے نکالی اور پرچ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پرچ تھام کے پیالی کو گھما گھما کے دیکھا، اس میں زرد رنگ کا محلول تھا جو کہیں سے بھی چائے نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے پہلا گھونٹ لیا، پھر مروت سے مسکرائی۔ اس میں نمک ہے، تم نے شاید غلطی سے نمک ڈال دیا ہے۔ وہ بمشکل گھونٹ نکلتے ہوئے بولی۔ ریشم ہنسی۔ اس میں صرف نمک ہی نہیں ہے، مکھن بھی ہے۔ مکھن؟ اس سے ابکائی آئی، مگر لیکن مروت سے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر کھسیا کے مسکرائی۔ مکھن کیوں ڈالا ہے؟ ہائے اتنا ظلم! کیونکہ یہ چترالی قہوہ ہے اور چترالی قہوہ میں مکھن ہوتا ہے۔ قہوہ؟ کہاں سے لگ رہا تھا وہ قہوہ؟ ایسے ہوتے ہیں قہوے؟ ہاں، یہ یہاں کی سوغات ہے، ہمارا جو مہمان آتا ہے ہم اس کو سب سے پہلے یہی پلاتا ہے، پھر بے شک اس کی جان چلی جائے۔ سہمی نظروں سے قہوے کی شکل دیکھی جو اس کی تاثرات پر ہنس رہا تھا۔ مکھن والی روٹی سنی تھی، ٹوسٹ کھائے تھے، نوڈلز کھائے تھے، مگر کبھی چائے نہیں پی تھی۔ وہ کڑوی اور عجیب سے ذائقے والی چائے کو نہ پھینک سکتی تھی نہ نگل۔ اس نے کھسیا کر ایک نان کٹائی اٹھایا۔ تم یہ سب کھانا، یہ سب یہاں کا سوغات ہے۔ ریشم نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا جس میں پنیر، شہد، نان خطائی، سوکھی خوبانیاں، اخروٹ، بادام، سادے کیک اور کچھ کشمش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے معدے نے ابھی دہائیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ وہ اس مخلوق میں سے تھی جو دودھ ناک بند کر کے گھونٹ گھونٹ پیتی تھی۔ اسے ڈیری کی چیزیں راس نہیں آتی تھیں۔ وہ دودھ بھی پیتی تو جی متلانے لگتا تھا، اور یہاں ریشم 80% چیزیں ہی وہی لائی تھی جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ اسے چائے کو ذائقہ محسوس کیے بغیر نگلا اور پیالی واپس رکھ دی۔ ریشم نے اور قہوہ ڈالنے کی پیشکش کی تو اس نے فوراً پیالی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس۔ ریشم اسے اپنے کمرے سے ملحق سٹور میں لے آئی۔ یہ سٹور روم عام سٹور روم جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ رضائی، لحاف اور ایسی دیگر ضرورت کی اشیاء رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک عدد زرد بلب جل رہا تھا، چاروں طرف اسٹور میں پیٹیاں بڑی ہوئی تھیں۔ کتنی بار کہا بستر نکال لو، تم سنتا کہاں ہے؟ اب دیکھو رات ہو گیا، کہاں سے دھوپ لگائے گا اس کو؟ ریشم بڑی پیٹی کے اوپر رکھی چیزیں ہٹاتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ میں ناک پہ دوپٹے کا پلو رکھ کے کھڑی تھی۔ اس کا تو دم ہی گھٹ رہا تھا۔ کتنے نم اور پوسیدہ بھپکے تھے جو اندر سے اٹھ کے اس کے نتنوں میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہارے پاس اپنا بستر نہیں ہے؟ نیا؟ ریشم نے پوچھا۔ ایک اس لاہور کی بھیڑ کے لیے بچھایا ہے اور دوسرے سارے گلگتیوں کو دیے ہیں، وہ تنفر سے بولی۔ وہ عبادہ ہے، اس کا نام تو تمیز سے لو۔ ریشم نے اسے گھورا۔ تمیز سے میری جوتی لیتی ہے، ڈائن کہیں کی، میری ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ جل کے بولی۔ ریشم نے گہری سانس لی، وہ کبھی اس کو سمجھا نہیں سکے گی۔ اچھا ادھر آؤ، اس کا ڈھکن پکڑو، میں بستر نکال لوں۔ اس نے بھاری بھرکم پیٹی کا بڑا ڈھکن اٹھایا ہوا تھا۔ خود کر لو نا۔ کیسے کروں؟ ایک ہاتھ سے نہیں نکال سکتا۔ تم اس کو پکڑے گا تو میں جھک کے کچھ نکال سکے گا۔ وہ ٹھنک کے بولی تو وہ بادل حواسہ اس کے پاس آئی اور ڈھکن پکڑ لیا۔ پیٹی کے اندر تہ بتہ تکیے، بستر اور لحاف رکھے ہوئے تھے۔ ریشم نے ایک رضائی، ایک بستر اور ایک تکیہ نکال لیا۔ بند کرو اس کو اور باہر آؤ۔ وہ سامان لے کے باہر نکل گئی۔ اس نے تیزی سے ڈھکن بند کیا، لائٹ آف کی اور دروازہ لاک کیا اور باہر آ گئی۔ ریشم باہوں میں سامان تھامے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پکڑو۔ اس نے رضائی اٹھا کے اس پر اچھالی۔ اس نے جیسے ہی رضائی کیچ کی، ناک چڑھا لی۔ چھی، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے اس سے۔ اس نے منہ کراہیت سے ایسے موڑا جیسے خدا نخواستہ کوئی نجاست پکڑ لی ہو۔ سردیوں سے پڑا ہے وہاں، بدبو نہیں آئے گی تو کیا چنبیلی کی خوشبو آئے گی۔ چھی، وہ ناک پہ واپس دوپٹے کا پلو کھینچ کے بولی۔ رضائی سے کافور کی بدبو آ رہی تھی۔ آخری بار کب دھویا تھا؟ 10 سال پہلے؟ 10 سال نہیں، 20 سال پہلے، اس لیے تم کو کہہ رہا تھا آ کے دھوپ لگوا لو۔ اب اس میں تم پوری رات گزارے گا تو تم کو ہوش عقل آئے گا۔ کل اٹھ کے سب سے پہلا کام تم اس کو دھوپ لگوانے کا کرے گا۔ میں اس میں نہیں سوں گی، وہ بچوں کی سی ضد سے بولی۔ تمہارا مرضی، میرا تو اپنا بستر ہے۔ وہ شانے اچکا کے راہداری میں بڑھ گئی۔
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रेशम, मैं इसमें नहीं सो सकती। वो रो देने देने को थी। मैं क्या करूं, अपना बंदोबस्त खुद करो। वो अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। वो उसके पीछे आई। इसमें तुम सो जाओ, उसने मासूमियत से पेशकश की। क्यों? उसका बिस्तर का कारपेट पर रखने के बाद वो कमर पे हाथ रख के पलटी। मुझे घिन आ रही है। उसने रजाई खुद से दूर धकेली। तो अपनी घिन को संदूक में बंद कर दो आज रात के लिए, इसके साथ गुजारा करो, समझा? उसने उसकी रजाई नीचे रख दी, फिर सीधी हुई। उसे देखा, वो होंठ लटका के बिस्तर को देख रही थी। रेशम उसका शाना नरमी से ताप के बाहर निकल गई। वो अपना सा मुंह लेके रह गई। कमरे में रेशम के साथ दो और लड़कियां भी थीं, उसके चचाजाद। वो भी चकोर कमरे के हर खाना में एक एक करके सोती थीं। अब इतने सारे लोगों को अकेला अकेला कमरा तो नहीं मिल सकता था। रेशम ने उसका बिस्तर शुमाली कोने में लगाया था, जहां खिड़की थी। उसने एक होंठ लटका के बाकी लड़कियों को देखा, जो अपने अपने कोने में दुपक के फ्रेम पे कढ़ाई कर रही थीं। उसकी नजरों का इशारा समझ के भवें उठाई, मुस्कुराई, फिर तेजी से सर नफे में हिलाया। सोचना भी मत। उनकी नजरों में वार्निंग थी। प्लीज, सिर्फ आज रात। वो मिसमिसे लहजे में बोली। क्या गुजारिश थी? नहीं। एक ने अपनी रजाई अपनी बाहों में समेट ली, दूसरी ने भी टांगे फैला के रजाई पे रखी। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ नाकामी थी, लेकिन जो नाकाम हो वो गुले लाला ही क्या। उसने सोचा, ये रजाई तो वो नहीं ओढ़ेगी, हरगिज नहीं। उसने बिस्तर और रजाई उठाई और बाहर निकल गई। दो कमरे छोड़ के वो तीसरे में आई। वहां रोशाने आपी अपने 10 माह के बच्चे के साथ रहने आई थी। दो और लड़कियां भी थीं। उनके लिए बेड थे। रोशानी आपा का बेटा बेड पे सोया हुआ था। कमरे में कोई नहीं था। उसने दूसरे बेड से रजाई हटाई, बिस्तर उतारा, अपना बिस्तर उस पे बिछाया, रजाई नफासत से रखी। और ये सब वो किसी चोर की तरह दरवाजे की तरफ बार बार देखते हुए कर रही थी कि खुदा ना खास्ता कोई आ ना जाए। बिस्तर से जाने के बाद उसने रोशानी आपे का बेटा बाहों में उठाया और इस बिस्तर पर लिटा दिया। रजाई को उसकी गर्दन तक ओढ़ दिया। रोशानी आपा का बेटा पाउडर दूध पीता था, इसलिए वो जिस कदर पीता था उसी कदर निकालता था। रोशानी आपा उसे हर वक्त डायपर में नहीं रखती थीं। वो उसके लिए नीचे एब्जॉर्बेबल मैट्रेस बिछाती थीं और रोज रात को कई नेपीज उसे तब्दील कराती थीं। अपना मिशन मुकम्मल होने के बाद वो उसकी बेड की रजाई बिस्तर लेके अपने कमरे में आई और घुटनों पे बैठ बैठ के बिछाने लगी। दोनों लड़कियों ने उसे देखा, फिर बिस्तर को और फिर एक दूसरे को। ये तो पलवशे का बिस्तर है, एक बोली। कौन बताएगा पलवशे को? वो शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ पलट के दोनों को देखने लगी। दोनों ने तेजी से सरनफी में हिलाए। उनकी हिम्मत नहीं मरी थी जो वो गुल से पंगा लेती। कुछ देर बाद उसे पलवाशा की आवाज़ सुनी, जो रोशाने आपी को उसके बिस्तर पर अपना बेटा सुलाने की वजह से डांट रही थी। पलवाशा का बिस्तर नम हो गया था। रोशाने आपा हैरत से रोहान को देख रही थी, जो न जाने वहां कैसे पहुंचा था। रात गहरी हो रही थी। मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त था, यानी खान हवेली में रात के खाने का वक्त हुआ चाहता था। वो हैरान रह गई कि यहाँ मगरिब के फौरन बाद खाना खाया जा रहा था। नीचे सहन और किचन से मुल्हिका राहदारियों में औरतों का हजूम लग गया था। बच्चे और लड़कियां हॉल में खाना खा रही थीं। बीजान और बाकी बुजुर्ग खवातीन के लिए तख्तों पर खाना लगाया गया था। रेशम उसे नीचे ले आई थी ताकि वो खाना खा सके। इस वक्त वो दोनों साथ साथ चलते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। इबादा हर तरफ तनकीदी नजरों से देख रही थी। राहदारियों में, लॉबियों में गुजरती हुई औरतें किसी फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों की तरह तेज तेज हाथ पैर चला रही थीं। नीचे उतरते हुए लड़कियों का बड़ा झुंड हाथों में बिस्तर तकिए उठाए ऊपर चढ़ने लगा। वो दोनों एक तरफ खड़ी हो गईं। इन लड़कियों ने इबादा को देखा तक नहीं था। वो उलझी, फिर सर झटक के नीचे उतर आई। राहदारी से गुजरी तो एक कमरे के आगे 16-17 साल के एक लड़के को देखा, जिसने हाथों में कपड़ों के हैंगर्स उठाए हुए थे। उसने बेख्तियार कमरे के अंदर झांक के देखा। वहां 6-7 लड़कियां मेजों पर कपड़े इस्त्री कर रही थीं। उनको देख के इबादा को ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई लॉन्ड्री शॉप हो। लड़का बेचैनी से लब काट रहा था। जल्दी करो आइमे, सोनिए खान नाराज हो जाएंगे। कर रहे हैं, फिक्र मत करो, लड़कियों में से किसी ने जवाब दिया। वो हैरत से आगे आई और बाएं तरफ मुड़ने के बजाय दाएं तरफ मुड़ गई। जब ही साथ चलती रेशम ने टोका, इबादा इस तरफ, वहां कमरे हैं। वो ठिठक गई। आई तो यहाँ से थी। फिर वो सर झटक के रेशम के साथ चल पड़ी। इन राहदारियों में वक्फे वक्फे से कमरे बने हुए थे, जहाँ लड़कियां और औरतें काम करती नजर आ रही थी। पूरी हवेली में शादियों के हुजूम की तरह गहमा गहमी थी। सारी लाइटें रोशन थीं और हर चीज चमक रही थी। आगे चल के वो बाएं सिमत मुड़ी और वो यकदम ठहर गई। उसने गर्दन तिरछी करके दाएं सिमत अंदर की तरफ जाती राहदारी को देखा। ये वाहिद राहदारी थी जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। अंदर तक स्याही ही स्याही थी। यहाँ मत देखो, इस तरफ मर्दान खाना है, तुम इस तरफ आओ, किचन दूसरी तरफ है। रेशम ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा और आगे ले गई।
मगर ये वो कुछ कहते-कहते रुकी। किसी और चीज़ ने उसकी तवज्जो भटका दी। सामने सहन आ गया था। ऊंचे सतूनों के साथ बल्ब लटक रहे थे। जर्द रोशनी सहन के फर्श पे गिर रही थी। वहां फव्वारे के पास एक खातून बैठी थी, जो फव्वारे के पानी से हाथों की मदद से पत्ते निकाल रही थी, जो शायद बेलों से टूट के उसके अंदर गिरे थे। वो सर झटक के आगे बढ़ गई। उसके लिए खाना किचन के अंदर मौजूद मेज कुर्सी पर लगाया गया था। वो अंदर आई तो शुशदर रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी 5 स्टार होटल के किचन में कदम रखा हो और शेफ हेल्पर्स के साथ धड़ाधड़ खाना बना रहे हों। आग, अलाव, नमक, मिर्ची, तड़के। एक हॉल जितने बड़े किचन में एक तरफ तनूर लगे हुए थे, जहाँ 4 खवातीन बाजू कोहनियों तक चढ़ाए नान लगा रही थीं। दूसरी तरफ नीचे वक्फे वक्फे से देगे रखी हुई थीं, जिन पर 3 खवातीन चमचे हाथों में पकड़े खड़ी थीं। वो शायद सालन डाल के देती थीं। मशरक़ की दीवार जो खिड़की के साथ थी, वहाँ सिलेंडर वाले चूल्हे रखे हुए थे, जिन पर शायद फरमाइशी खाने पकते थे। खवातीन आई जा रही थीं जैसे वेटर्स हों। खानों की खस्ता खुशबू ने उसकी भूख बढ़ा दी थी, वरना इतना सब खाकर उसका पेट भर चुका था। रेशम ने उसके लिए खिड़की के पास रखी कुर्सी खींची। वो तज़-बज़ब से बैठ गई। किचन के माहौल ने उसे चौंका दिया था। तपाई पे दुम्बे की निहारी, तिल वाले नान, सलाद और बासमती चावल रखे हुए थे। साथ में ताज़ा फल, पनीर, खूबानियाँ और शहद रखा हुआ था। एक तरफ दुम्बे के सीने के ब्रोस्ट भी पड़े हुए थे। इतना सारा खाना देख के वो हैरान रह गई थी। इतना सारा वो कैसे खाएगी? रेशम उसके साथ कुर्सी पर बैठ गई। वो दोनों ज़रा साइड पर थीं। खिड़की के पास यहाँ से बाहर चित्राल के स्याह पहाड़ मज़ीद स्याह होते नज़र आ रहे थे। उनका किचन ज़मीन की सतह से ऊपर था। खिड़की से नीचे देखते तो यूँ लगता जैसे किचन दूसरी मंजिल पर हो। रेशम ने खिड़की में लालटेन रोशन करके रख दी थी, जिसके गिर्द परवाने फड़फड़ा रहे थे। उसने ने कलमा पढ़ के नान उठाया तो वो चौंक गई। वो आंसू की शक्ल के नान थे। शहर वाले नान से साइज, रंगत और जायके में मुख्तलिफ। उसने लुकमा अलग किया। देगों के पास खड़ी खवातीन ट्रे में सजी प्लेटों में सालन निकाल रही थीं और 9 उम्र लड़के वही ट्रे किचन से मुल्हिक कर दरवाजे से निकल के बाहर लेके जा रहे थे। वो चौंक के उनको देखने लगी। वो 13-14 साल के बच्चे थे, जो तेजी से एक कतार में आते, ट्रे उठाते और निकल जाते। ये खाना कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने यूं ही पूछ लिया। रेशम ने उसकी नजरों के ताक़ुब में पीछे मुड़ के देखा, फिर मुस्कुराई। मर्दान खाने लेके जा रहे हैं? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो चौंक के जरा सीधी हुई। यहाँ से बाहर निकल के दाएं तरफ मर्दान खाने की एक बड़ी बैठक है। वहां मर्द खाना खाता है। ये लड़के वहां ले जा रहा है। क्या वो अलग खाना खाते हैं? हाँ। क्यों? उससे इतनी तेजी से पूछा कि एक लम्हे के लिए रेशम ने रुक के उसे देखा। क्यों? क्या मतलब? यहाँ मर्द पहले खाना खाता है और अलग खाता है। रेशम ने निहायत पुरसकून लहजे में कहा। और तुम लोग कब खाते हो? जब मर्द खा लेता है तो हम भी खा लेता है। वो मुस्कुराई। इबादा भौचका रह गई। उसने ये रिवायत सुन रखी थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसका आंखों से मुशाहिदा कर रही थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी दफा कब अकेले खाना खाया था। वो चारों हमेशा एक दूसरे का इंतजार करते थे, और जब तक सारे आ नहीं जाते थे, किसी का निवाला हलक से नहीं उतरता था। अब्बा तो खसूसन अम्मा को इज्जत देते हुए पहले उनके निवाला निवाला लेने का इंतजार करते थे, उसके बाद खुद शुरू करते। उन्होंने कभी तनहा खाना नहीं खाया, हत्ता कि अम्मा से नाराजगी के बावजूद भी वो खाना साथ खाते थे। यहाँ मर्दों को पहले खिलाने का फलसफा उसे समझ नहीं आया। 300 लोगों का खाना यहाँ बनता है, इस किचन में? हाँ, रेशम ने सर हिलाया। सिर्फ औरतों का यहाँ बनता है या मर्दों का भी? दोनों का। एक साथ बनता है या उनके बावर्ची अलग बनाने के लिए आते हैं? बावर्ची? रेशम हंस पड़ी। बावर्ची क्यों बनाएगा? मर्दान खाना अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अलग होगा। ये तो सिर्फ पर्दा के लिए बना था। मर्द तो हमारे ही हैं, इसलिए कोई बावर्ची शावर्ची नहीं है। हम बनाता है सारा खाना। इबादा का निवाला हलक में अटक गया। उसने बेइख्तियार गिलास उठाया और एक घूंट भरा। तुम लोग ये सारा खाना बनाती हो? ये देगें, ये कढ़ाइयाँ, ये रोटियाँ? बिल्कुल। और इबादा को चुप लग गई। उसने बेइख्तियार चेहरे पे हाथ रख लिया। वो अगर शुमारन इसका एवरेज निकालती तो यहाँ 4 से 5 देगे सालन की बन रही थी। वो भी एक सालन नहीं, 2-3 तरह का सालन। रोटियों का अजमा 300 अफराद के लिए 600-700 तक पहुंच रहा था। इतनी गर्मी में सुलगते तंदूरों पर रोटी लगाना एक मुश्किल काम था। तंदूरों पे झुकी खवातीन पसीने से शराबोर थीं। उनके चेहरे हिद्दत से सुर्ख पड़ रहे थे। हर रोटी लगाने के बाद वो बाजू से पसीना पोंछ रही थीं। इबादा का दिल बुरी तरह दुखा। वो औरतें थीं, मजदूर तो नहीं। फिर ये कैसा जुल्म था? इतने तारीक और हब्स से भरे किचन में इतनी शदीद गर्मी में काम करना एक सबर आजमा खेल था। उनको बावर्ची रखने चाहिए थे। कबीले की औरतों से इतने जान जोखों वाले काम कौन लेता है भला?
وہ दाद देना चाहती थी इन ख़वातीन को, जो बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई फ़रियाद किए धड़ाधड़ लगी हुई थीं।